वफाकी हुकूमत जो है वो खान साहब को गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही है। हम चाहते हैं कि जब कॉल हो तो फिर वापसी ना हो। 1700 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए अवाम के ऊपर। दिन होता है, रात होती है, गर्मी होती है। क्या बैटिंग थी सर उनकी। टॉप के फाइटर्स हैं वर्ल्ड के अंदर। मैं चाहता हूँ जब मैं फाइट लड़ूँ स्किन में कोई चेंजेस आना, कोई रेडनेस या इन्फ्लेमेशन। इमरान खान के सितारा बुलंदियों की तरफ परवास कर रहा है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हफ्ते का पहला दिन, नई सुबह, नए हफ्ते का आगाज़, इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए, तमाम मुश्किलें आसान फरमाए और जो जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं एक नई सुबह की किरण के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ अपने पूरे हफ्ते का आगाज़ किया जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप माशाल्लाह, आपको देखकर जो है मुझे 14 अगस्त याद आ रहा है। हम दोनों को देख के आना चाहिए था, क्योंकि आप माइनॉरिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं ग्रीन रिप्रेजेंट कर रही हूँ। माशाल्लाह हम दोनों मिलके जो है इत्तेफाक से, ना यूजुअली होता है कि एक कोइंसिडेंस, जैसे आप कहते हैं कि इत्तेफाक होता नहीं है तला, लेकिन फिर भी देखें। मैं भी मैच को डिस्कस करना चाहता हूँ, आप भी मैच को डिस्कस करना चाहती हैं, लेकिन प्रोड्यूसर साहब चाहते हैं कि कोट ऑफ द डे आप व्यूअर्स को पहले बताएं। हम मैच जरूर डिस्कस करेंगे, होना भी चाहिए कि जिस तरह से हमारे दिल टूटे हैं हम आगे चल के शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक बहुत ही अच्छी सी मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि सब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो एक स्कूल की ही स्टोरी है कि स्कूल का पहला दिन था कि अचानक 9 नंबर ने 8 नंबर को थप्पड़ मारा। ठीक है, सही है। तो 9 ने पूछा कि भाई तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, तुम मुझे थप्पड़ कैसे मार सकते हो? तो 9 ने जवाब दिया, मैं बड़ा हूँ तुमसे, तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूँ। बस ये सुनना था और पूरी क्लास में एक के बाद एक थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। 8 ने 7 को मारा, 7 ने फिर 6 को मारा और फिर 6 ने 5 को मारा, यानी कि जो बड़ा था वो अपने से छोटे नंबर को थप्पड़ मार रहा था। फिर जब तक बारी आई 0 नंबर की, तो 0 समझा कि अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे एक आके जो है वो जोर से थप्पड़ मारेगा, मेरी शामत आ गई है। वो बेचारा डर के मारे एक कोने में जाकर दुपक कर बैठ गया कि बस अब एक आएगा और 0 को थप्पड़ मारेगा। लेकिन जब एक 0 के पास गया और उसने देखा कि 0 इतना डरा हुआ बैठा हुआ है, तो उसके पास जाके वो बैठ गया और एक ने कहा कि भाई तुम डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम इतना मत डरो। तो 0 ने थोड़ा सा अजीब से बिहेव किया कि हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे नहीं मारोगे, तुम मेरे बराबर के तो हो नहीं, तुम मुझसे बड़े हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे ना मारो। तो फिर 0 जब 1 के बराबर में बैठा तो उसने कहा देखो हम 10 हैं, यानी कि 0 और 1 मिला के 10 बन गया। तो 0 ने सवाल पूछा कि तुम चाहते तो तुम मुझे मार सकते थे, लेकिन तुमने मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मेरे बराबर में आके बैठे तो हम 10 बन गए, तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तो उस पे 1 ने जवाब दिया कि बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जताए, बल्कि बड़ा वो होता है जो दूसरों को बड़ा बनाए। इसी पैगाम के साथ अपने शो का आगाज करेंगे। तलहा, आप बताएं कैसी लगी आपको ये स्टोरी? माशाल्लाह बहुत अच्छी। बढ़ते हैं मैच की जाने। मैच का जिक्र करें तो यकीनन कल मैच ने सबको जो है बड़ा अच्छा कर दिया, मूड रात देर तक। क्या बैटिंग थी, क्या बॉलिंग थी, क्या हमने मतलब परफॉर्मेंस दी है। कैचेस, ओफ, ऐसे कैचेस मैंने कभी लाइफ में नहीं देखे किसी को पकड़ते हुए। वर्दा आप अच्छे लगे होंगे। आप सही कह रहे हैं तलहा, इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना, मिर्च मसाले के साथ चाट मसाला लगा के। इतने दिल दुखा हुआ था, इतनी आला तरीन परफॉर्मेंस। तलहा मैं आप ही की ज़बान में बात करूंगी आगे कि क्या बात है, ऐसा लगा था कि हम यूं उठा के ट्रॉफी दे रहे हैं कि लीजिए आपके लिए ही रखी है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इंग्लैंड की वजह से कुछ 70 से ज़ायद छक्के लगे हैं, तो सैलाब मुतासरीन को $70,000 से ज़्यादा इमदाद मिली है। हर विकेट गिरने पे $50,000 इमदाद सैलाब मुतासरीन को जा रही थी, इसलिए पाकिस्तानी आउट होते गए। खैर, टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। हुकूमत की सारी तवज्जो मुल्की मसाइल के बजाय सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर। खान साहब के खिलाफ साइफर की ऑडियो लीक्स के मामले पर कार्रवाई की मंजूरी। हुकूमत आबैल मुझे मार की पॉलिसी पर गामजन। कप्तान हमारी रेड लाइन ट्रेंड कर रहा है। बाबर आजम को आखिरकार मिडिल ऑर्डर के मसले का इदराक हो गया। बड़ी देर कर दी कप्तान आते आते। इंग्लैंड ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप की सारी तैयारी बर्बाद कर दी। मेगा इवेंट से चंद दिन पहले टीम में तब्दीलियां नागुज़ीर, लेकिन फैसला मुश्किल होगा।
पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने तारीख रकम कर दी, मुल्क के लिए पहला इंटरनेशनल टाइटल जीत लिया। वर्ल्ड यूथ चैंपियन से आज होगी आपकी मुलाकात, दुनिया बोल है। अदाकार एक किरदार अनेक, मोहसिन अब्बास हैदर की नई फिल्म में शाहरुख खान हूं की धूम। पूरी फिल्म में मोहसिन अब्बास हैदर ही नजर आ रहे हैं। चले, मैंने तो बस आपको बताया कि मुझे मैच में क्या अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा? मुझे मैच में तो खैर फिलहाल कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे बस ये लगा कि एक तो इतनी देर से हमें समझ नहीं आया, मैं क्या बोलूँ मैच के बारे में। तलहा हम मैच के बारे में कंटिन्यू डिस्कस भी करेंगे, दिल नहीं चाह रहा ऑनेस्टली। इतना बुरी परफॉर्मेंस दी है हमारी टीम ने कि हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि आखिरी लास्ट आप सीरीज के आखिरी मैच में आप इस तरह की परफॉर्मेंस देखेंगे। बिल्कुल आप हार जाएंगे। टॉप ट्रेंड्स भी दिखाते जाएं साथ साथ। टॉप ट्रेंड्स की तरफ बढ़ते हैं। इस क्रिकेट हम डिस्कस करेंगे बड़े मजे से, बहुत आराम से डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर टॉप ट्रेंड पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले #पाक वर्सेस इंग्लैंड 2022 टॉप कर रहा है सबसे ज्यादा। और तला दूसरा ट्रेंड क्या चल रहा है बताइए? आई थिंक इमरान खान साहब के हवाले से भी ट्रेंड चल रहा था कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है। बाकी आप देख सकते हैं खुशदिल, बाबर, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, इमरान खान हमारी रेड लाइन। यकीनन ये वो सारा रद्द अमल है जो इस वक्त शायकीन क्रिकेट का आ रहा है पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर। यकीनन हमने इतने क्या लिखा था ऊपर? शेन टेट होगा मेरे ख्याल से। हाँ, कुछ इस तरह बाबर भी, खुशदिल भी, वसीम, अच्छा शॉन टैग है, ये भी ओके वायरल कर रहा है काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट से रिलेटेड। लेकिन इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। फैसला आवाम करेगी #, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तला शॉन टेट हमारे बेसिकली बैटिंग कोच हैं। आप जानते हैं कि हमारी टीम के इतने सारे फॉरेनर कोचेस हैं। सकलेन मुश्ताक भी है, हमारे पास यूसुफ साहब भी हैं, मोहम्मद यूसुफ। लेकिन स्टिल हमारी टीम जो है वो अभी तक टीम मैं ये कहूँगा कि टीम नहीं बन पाई। हम लोग वन यूनिट नहीं बन पाए। हम लोग अभी भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी ना होने के बराबर है। शायद हमें सोचना चाहिए कि अगर हम वर्ल्ड कप भी इसी टीम के साथ जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप नशर ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि खामखा लोगों को रात की उनकी नींद खराब होगी, डिस्टर्ब होंगे। इससे बेहतर है कोई अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम कर लें, या स्कॉश या स्नूकर या हॉकी के ऊपर तवज्जो दे दें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब उम्मीद टूटती है तो बहुत अफसोस होता है और आपको डैमेज का एहसास होता है इंटरनली। खैर, इस बारे में हम जिक्र करते रहेंगे आगे चल के शो में। लेकिन फिलहाल नजर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है हमारी। हमने देखा कि इस वक्त मुल्क जिन मुश्किलात से दो चार है, उसूली तौर पर हुकूमत का सारा फोकस मसाइल के हल की जानिब होना चाहिए तला। लेकिन लगता यूं है जैसे कि हुकूमत कर रही है आ बैल मुझे मार वाली पॉलिसी। क्योंकि जिस तरह पिछले हफ्ते बनी, अगर हम 2 से 3 दिन पहले की बात करें, खान साहब की गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए थे, बनीगाला के बाहर पुलिस आके खड़ी हुई थी और उसके बाद फिर जब पूरी आवाम सड़कों पर निकल आई थी और फिर उनको अदालत से जमानत भी मिल गई। तो ये वो गलतियां हैं जो हुकूमत करे जिसकी वजह से मामले संभलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तला, बल्कि मजीद और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनन वर्दा, क्योंकि क्या है कि जब से मुस्लिम लीग नून पावर में आए हैं तो उनका एक ही टारगेट था, किस तरीके से हम इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे देखें, आहनी दीवारों में देखें। लेकिन देखा यही जा रहा है कि वो नहीं अपने टारगेट्स अचीव कर पाए हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त PTI के रहनुमा अमजद अली नियाजी साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। नियाजी साहब, ये जो देरीना ख्वाहिश है नून लीग की ना, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर्स मरीम नवाज साहिबा, इसहाक डार साहब हों, सबकी यही ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को हम जेल में डालें, लॉकअप में डालें, गिरफ्तार करवाएं, FIR करवाएं। आपको लगता है कि वो इस ख्वाहिश में कामयाब होंगे? क्योंकि एक ट्रेंड भी चल रहा है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। यकीनन पूरे मुल्क गिर एहतजाज होगा, लेकिन हैरत की बात यह है कि सर, जिस शख्स के ऊपर सिर्फ आप तोशाखाना का इल्ज़ाम लगा रहे हो उसके ऊपर अब केसेस बनाना, यकीनन इदारे भी शामिल होंगे इसमें। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो भूला चुकी है और वो समझती है कि इमरान खान को जेल में डाल के वो अपने मकासद हल कर सकती है, लेकिन उनकी ये भूल है क्योंकि इमरान खान के वो नज़दीक भी नहीं जा सकते। और वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। इन्होंने पूरा मुल्क लूट लिया है, फिर भी इनकी ख्वाहिशें हैं जो बढ़ती जा रही हैं और इनका ये ख्याल है जो ख्वाब ही रहेगा। इमरान खान तक पहुंचना नामुमकिन है इंशाअल्लाह ताला। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने किया क्या है। इमरान खान ने सिर्फ एक बात की है कि पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री हो, पाकिस्तान एक अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी बनाए और पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंट
या एक सॉवरन मईशत के तौर पे दुनिया के सामने खड़ा हो। इमरान खान का ये जरूर कसूर है। इमरान खान का ये कसूर नहीं है कि उसने कोई करप्शन किया है या इमरान खान ने कोई, अल्लाह माफ करे, किसी को फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म किया है। इमरान का ये कसूर नहीं। हाँ, इमरान खान का एक कसूर जरूर है कि उन्होंने चोरों को NRO नहीं दिया, और जो NRO के आज बेनिफिशरी है, जो आज नैब से और अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, उनको जरूर तकलीफ है, क्योंकि उनकी राह में जो रुकावट है वो पाकिस्तान तहरीक। लेकिन अमजद साहब, NRO 2 तो अब मिल गया है। खान साहब ने जितनी भी कोशिश की, उनकी कोशिश धरी की धरी रह गई। इंश्योर आखिर में यही होगा, क्योंकि अभी आप सबके NRO 2 मिल चुका है एक तरीके से उनको। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है अमजद साहब कि हमें दोनों तरफ से जो है उसे सुनने में आ रहा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो खान साहब को गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही है। बनी गाला के बाहर पुलिस आ जाती है, अरेस्ट वारंट जारी हो जाते हैं। खान साहब यहाँ पे मुस्तकिल कह रहे हैं कि जी मैं आ रहा हूँ, मैं कॉल दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमें कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम सब वेट कर रहे हैं कि वो कब कॉल देंगे या हुकूमत जो करना चाह रही है वो कब करेगी। सिर्फ बातें हो रही हैं, एक्शन हमें होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। तो इसमें इतना डिले क्यों आ रहा है? वजह क्या है? हो क्या रहा है? चाह क्या रहे हैं? बातें नहीं हो रही। ग्राउंड पे हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि जब कॉल हो तो फिर वापसी ना हो। आपको क्या लग रहा है कब तक खान साहब कॉल दे देंगे? बहुत जल्द आपके इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं बहुत जल्द कॉल देने वाला हूँ। देखिए, हर तबका जो है, चाहे वो लॉयर्स हैं, चाहे वो ताजिर हैं, चाहे किसान हैं, चाहे जो भी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, आपने देखा होगा कि वो खुद ब खुद जो है वो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि सब मुश्किल में है। क्योंकि इस जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ना, इसने हर तबके को हिट किया है। आज अगर आप बिजली के बिल दे रहे हैं तो आपके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचता। अगर आप पानी का बिल दें तो बिजली का बिल नहीं बचता। अब आप बताएं कि आप मतलब अच्छा खासा मतलब आपको पे करता होगा बोल, लेकिन आप भी बिल दें तो आपके लिए भी कुछ नहीं बचता होगा। जहाँ पे लोग 3 वक्त का खाना खाते थे वो अब 2 वक्त का खाना भी नहीं खा रहे। जो 2 वक्त का खाना खाते थे उनके लिए 1 वक्त का खाना भी नहीं बचा। तो मसाइल तो यहाँ पे आ गए। जो मुतवस्सित तबका था वो तो बिल्कुल ही क्रश हो गया ना। तो जिनके पास था ही कुछ नहीं तो उनके लिए तो और भी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती चली गई है ना। न्याजी साहब कहीं इमरान खान साहब की कॉल 22 नवंबर का इंतजार तो नहीं कर रही? इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो कॉल आएगी और उससे पहले ये रुखसत हो जाएंगे। नियाज़ी साहब, जब भी डार साहब ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, डीजल की कीमतों में कमी की है, तो आपको क्या लग रहा है टेम्प्रेरी बेसिस पे की है? क्योंकि इसका कोई इफेक्ट तो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ लग रहा है कि पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, लेकिन महंगाई तो वैसे ही चल रही है। या फिर दोबारा से ये सिर्फ 1-8 हफ्ते के लिए जो है वो आवाम को एक छोटा सा रिलीफ देने की कोशिश है कि डार साहब आए हैं तो देखिए कीमतों में कमी आई है, फिर उसके बाद दोबारा से कीमतों में इजाफा हो जाए। क्योंकि अगर आलमी मंडी में हम देखें तो तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अगर उससे कंपेयर किया जाए तो अभी भी हमारे पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप खुद सोचे ना, जहाँ $112 पे चल रहा था खाम तेल, उस वक्त पाकिस्तान में 150 पे चल रहा था, और जहाँ पे $80 पे चल रहा है खाम तेल, वहाँ अभी भी आप देखें 225-230 पे चल रही है अपना यहाँ पे पाकिस्तान में। तो ये प्राइसेस जहाँ पे पाकिस्तान में 150 पे होनी चाहिए थी, ये से भी नीचे होनी चाहिए थी। वहाँ पे 200 से ऊपर जो कीमतें हैं वो क्या मतलब है। आप रिलीफ 12 रुपए का क्या रिलीफ है? रिलीफ तो कम से कम 70-80 रुपए रिलीफ होता तो फिर महसूस भी किया जा सकता था कि जी आपको रिलीफ दिया गया है लोगों को। जहाँ पे LPG, जहाँ पे गैस की कीमतें, जहाँ पे बिजली की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, वहाँ पे 12 रुपए आप जस्ट पीनट है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को ये कुछ भी इसलिए फील नहीं हुआ कि अगर आपने वाकईतन लोगों को रिलीफ देना है तो फिर आपको रिलीफ पड़ेगा। राइट। न्याजी साहब, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाह रहा था लेकिन आप मेरा सवाल समझे नहीं थे पिछली बार। 22 नवंबर का तो इंतजार नहीं इमरान खान साहब को, और जो PTI और इमरान खान साहब की पहले ही स्टेटमेंट थी कि वो चाहते थे कि बाजवा साहब चीफ रहें जब तक इलेक्शन हो। क्या अभी वही है स्टांस या चेंज हो चुका है? नहीं, आपका सवाल मैं पहले भी समझा था। आप जो कुछ कह रहे थे हमें नहीं। देखिए, जो पूरे पाकिस्तान में ये क्या सराहियां हो रही है कि जी हम शायद इस दिन का इंतजार कर रहे हैं और उस दिन के बाद शायद ये,
ऐसी कोई नहीं है। हर दिन ये पाकिस्तान के सारे दिन पाकिस्तान के हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दिन कैसा है या नहीं। हमें पाकिस्तान की सॉवरेंटी सबसे अहम है हमारे लिए, और इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के वजूद के साथ पाकिस्तान और हमारा वजूद। और आपका स्टांस वही है कि इलेक्शन तक बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहें? नहीं, वो हमने एक तजवीज़ दी थी उस वक्त दी थी, अब नहीं। हमने कहा था आप फौरी तौर पे इलेक्शन कराते हैं तो बेहतर है कि वो तजवीज़ है या एक्सपायर हो गई सर? हमने कहा कि यू स्टिल स्टैंड ऑन दैट तजवीज़? आपका स्टांस आज भी वही है सर? मैंने वही बात कर रहा हूँ ना कि हमने कहा था कि अगर आप फौरी तौर पे इलेक्शन कराते हैं तो ये जो गवर्नमेंट है इसके पास कोई अखलाकी भी और जवाज नहीं रहा, कानूनी पे भी मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन मार्क है कि फिर जो है तकर्री है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो मौखर कर दी जाए और आने यानी आपका स्टांस वही है अभी भी? राइट सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इशू है, आप हमारे साथ रहेगा नियाजी साहब। मिफ्ता इस्माइल मौजूदा वजीर खजाना और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब के दरमियान जो है ट्विटर पर बड़ी तलकलामी हो रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब का ये कहना है कि शौकत तरीन साहब ने जो IMF से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, जबकि शौकत तरीन साहब का ये कहना है कि हमने जब भी मुल्क की खातिर फैसले किए तो अपने मुल्क की मफाद को सामने रखा, और यकीनन हम मौजूदा हालात में ये देख रहे हैं कि जो फैसले मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे हैं वो शायद किसी और के मफाद को सामने रख रहे हैं, क्योंकि अगर मुल्क में इस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, इस तरीके से डॉलर ऊपर चला गया, इस तरीके से हमारे मुआशी हालात, महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, तो यकीनन जो इक़दाम किए जा रहे हैं, वो जो डिक्टेशन लिया जा रहा है, वो मुल्क की मफाद में नहीं है, उन लोगों के मफाद में है जो पाकिस्तान को थोड़े से पैसे उधार दे देता है। $10 बिलियन IMF देता है तो हम उनकी सारी शराइत मान लेते हैं। $30 बिलियन हमारे पाकिस्तानी गैर मुल्की हमें हर साल भेजते हैं, उनको वोट देने का हम हक नहीं देते वर्दा। इसी मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उनको अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। शाहिद साहब ये बताइएगा कि वज़ीर ख़जाना के बयान की अगर हम बात करें तो वाकई क्या रुपए की कदर में मसनूई कमी की वजह से वाक़ई की गई है, और इसके साथ वाकई क्या खेल खेला गया रुपए के साथ? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, और मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी तो 182 रुपए का डॉलर था, 228 रुपए का है। तो अगर 6 महीने में 46 रुपए कमी हो गई डॉलर में, तो ये तो बड़ा पाकिस्तान की तारीख की बड़ी संगीन पोजीशन है। और इसमें स्टेट बैंक ने भी अब तस्लीम कर लिया है। मैं तो शुरू से कह रहा था कि सट्टेबाजी हो रही थी, मुनाफाखोरी हो रही थी और सरमाए का फरार हो रहा था। क्या ये नज़र नहीं आ रहा था हमें कि जो कराची में डॉलर का रेट है, पेशावर में जो है और अफगानिस्तान में जो है, उसमें बड़ा फ़र्क है। इसका मतलब ये था कि डॉलर यहाँ से जा रहे थे। तो सट्टेबाजी जो हुई थी उसमें स्टेट बैंक ने भी तस्लीम किया है, हुकूमत ने भी तस्लीम किया है, लेकिन एक्शन लेने से परहेज़ कर रहे हैं। तो अब जो भी सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है कि मुमकिन है कि अब रुपए की कदर में बेहतरी आएगी आने वाले महीनों में, लेकिन ये वो कदर हासिल नहीं हो सकेगी जो कि 182 रुपये की थी जो इमरान खान साहब ने छोड़ी थी। तो अगर बाहर से आप सैलाब के जदगान के वजह से दुनिया जो हमें पैसे देगी, कर्जे देगी, IMF को सहूलत देगा, उससे हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे और रुपए की कदर में बेहतरी आएगी। लेकिन अगर उस हद को नहीं छू सके जो 11 अप्रैल को थी, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी नाकामी होगी पाकिस्तान की मईशत की। राइट शाहिद साहब, सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक तो हमारे जो दो वजीर खजाना है, साबिक एक मौजूदा, आपस में वो बहस उनकी चल रही है ट्विटर के ऊपर। एक कहता है कि हम फैसले करते वक्त, शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हम फैसले करते वक्त IMF का नहीं पाकिस्तान का सोचते थे और अपने मुल्क का सोचते थे, जबकि मिफ्ता साहब कहते हैं कि जी आपने IMF से जो वादे किए वो आपने पूरे नहीं किए, वो तोड़ दिए। साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा शाहिद साहब, आप माशाल्लाह से काफ़ी सीनियर हैं, अगर आप वजीर खजाना होते तो आप IMF के डिक्टेशन पे चलते या फिर मुल्क की मफाद में फैसले करते इस वक्त? देखिए, बात ये थी कि हमारे पास जो टाइम होता है, अगर हम चाहें कि IMF के पास ना जाएं तो उसके लिए कुछ इस्लाहात करनी पड़ेंगी, स्ट्रक्चरल इस्लाहात करनी पॉसिबल पड़ेंगी, है टैक्सों के शोबे में और तवानाई के शोबे में। ये नहीं हो सकता कि आप इस्लाहात भी ना करें, टैक्सों की चोरी भी होने दें और मराद भी दें ताकतवर तबकों को, और फिर IMF के पास भी ना जाएं। IMF के पास जाना कोई मईशत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन तबाही का रास्ता है एक्चुअली। लेकिन आप अशराफिया को भी नवाजते रहें, एमनेस्टी भी देते रहें, तो फिर आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप IMF के पास ताख़ीर से जाते हैं और हमारी मईशत इतनी तबाह हो जाती है, तो
तो IMF उससे फ़ायदा उठा के हमें ऐसे डिक्टेशन देता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता कि उसको कबूल करें। और यही वो ख़तरनाक सूरत हाल है जो आपके सवाल की अगर आप इजाज़त दें तो मैं बता दूं कि इस वक्त IMF ने हमसे 1700 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए आवाम के ऊपर और बहुत सी कड़ी शराइत रखी और 1.17 अरब डॉलर की किस्त दी। उसकी क्या कीमत कौम ने अदा की। मगर मैं जो चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अब भी चूँकि कोई इम्कान नहीं है स्ट्रक्चरल इस्लाहात का और हमने बार बार ये कहा जी डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट, तो अगर वैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि बैरूनी ताकतों के जो मफाद हैं इसकी वजह से उन्होंने हमें डिफ़ॉल्ट नहीं करने दिया। आज जो संगीन तरीन ख़तरा है पाकिस्तान की सलामती के लिए जिस पर बात होनी चाहिए कि अगर आज इस्तेमारी ताकतें ये फैसला कर लें कि चलो इनसे एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट करा ही देते हैं, हमें चाइना नहीं बचा सकेगा, IMF जो है हमें कर्जे नहीं देगा, ये तो जो चीज़ सूरत हाल होगी संगीन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.17 अरब डॉलर की किस्त के लिए IMF ने हमसे नाक रगड़वा दी 1700 अरब के टैक्स की। अगर वो डिफ़ॉल्ट करा देते हैं आने वाले वर्षों में, आज तो नहीं, जब अफगानिस्तान में हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो क्या हम इस काबिल हैं कि उनका जो बेल आउट पैकेज लेंगे वो कितना संगीन होगा, उस पर सलामती को कितना ख़तरा होगा, जौहरी प्रोग्राम को कितना ख़तरा होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम इस्लाहात नहीं करते, खुद निसारी की तरफ नहीं जाते, IMF पे इन्हिसार कम नहीं करते, बरामदात नहीं बढ़ाते और जो है रेमिटेंसेस पर गुजारा करना चाहते हैं, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, टैक्सों की वसूली भी नहीं बढ़ाते, कौमी बचतें भी नहीं बढ़ाते, मुल्क की सरमायाकारी भी नहीं बढ़ाते, आवाम पर टैक्सेस लगा के जो है महंगाई साहब चोरी तो बढ़ा रहे हैं ना, चोरी बढ़ा रहे हैं, आवाम पे टैक्सों का बोझ बढ़ा रहे हैं, आवाम का खून जो चूसा जा रहा है उसकी तादाद बढ़ा रहे हैं। ये देखें ना आप, ये भी तो बड़ी अचीवमेंट्स हैं। नहीं भाई साहब, ये मेरी गुजारिश आप सुन लीजिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 12.7% अफरात ज़र था जब PTI की हुकूमत ख़त्म हुई थी। 12.7%, ये हुकूमत के आदत शुमारे मेरे नहीं है। आज जो है वो 23.2% है, दुगनी हो गई। तो क्या हमें पता है कि करोड़ों अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई, करोड़ों अवाम अपनी खानदान को मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकते, इलाज मुआवजा नहीं करा सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, तो वो उनकी बददिली और मायूसी इतनी है जिससे सलामती को ख़तरा है। मैं कोई मामूली बात नहीं है कि 12.7 से 23.2% चंद महीने में हो जाए। अवाम, पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में है। करोड़ों अवाम जब ये कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, महंगाई से जालमाना टैक्स, राइट शाहिद साहब, राइट बिल्कुल ही आवाम को तो निचोड़ लिया गया है शाहिद साहब। और जो टैक्सेस की हम बात करें, टैक्सेस सब दे रहे हैं, टैक्सेस की मद में हमें लूटा जा रहा है, चाहे वो फिर बिलों की मद में हो कि उनके इजाफी टैक्सेस लिए जा रहे हैं। आखिर में एक सवाल करना चाहूँगी मैं नियाजी साहब से। नियाजी साहब, आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से शाहिद साहब ने कहा कि हमें अपनी बरामदात में इजाफा करना होगा, सैलाब की जो सूरत हाल है उसमें हमें सब दिख रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर पूरा तबाह हो चुका है, हम क्या स्टैंड कर सकते हैं कहीं इकोनॉमिकली अभी? एंड एडिंग टू द क्वेश्चन नियाजी साहब, जो शाहिद साहब ने इससे बड़ी बात कही है कि बैरूनी ताकत के मफाद में है कि हम डिफॉल्ट ना करें। मेरी नज़र में भी अगर हम डिफॉल्ट जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी पैरों पे खड़े होंगे। पाकिस्तान में हम हर किसी के पैसे खा लेते हैं, IMF को आंखें दिखाते हुए हमारी हवा निकलती है। नियाजी साहब, असल बात यह है कि अगर आपकी लीडरशिप जैसे कहा कि फैसले नहीं कर पाती, चूंकि ये लीडरशिप है नहीं, ये तो चूचू का मुरब्बा है और चूचू का मुरब्बा जो है वो अपने मफाद के लिए सिर्फ काम कर रहा है। अभी ज़रूरत इस बात की है कि हमें एक लीडरशिप की ज़रूरत है जो फैसले कर सके, बड़े फैसले कर सके मईशत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, तभी हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। वो डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ बढ़े, वो अपना एक्सपोर्ट की तरफ बढ़े और पाकिस्तान की मईशत को खड़ा कर सके। अदरवाइज जैसे इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान उस तरफ चला जाएगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की सॉवरेंटी जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, न्याजी साहब, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमें दिया। और यकीनन ये बात वाज़ेह है कि फ़ैसले मुल्की मफाद में होने चाहिए। IMF हमें 2, 4, 5, 8, 6, 10 बिलियन डॉलर देके हमसे जो डिक्टेशन बनवा रहा है वो मुल्क की मफाद में नहीं है, वो बैरूनी ताकतों के मफाद में है और ये हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जो हमारे पाकिस्तानी हमें 30 बिलियन डॉलर साल का देते हैं उनको हम वोट का हक नहीं देंगे, EVM मशीन्स पाकिस्तान में ख़त्म कर देंगे। लेकिन हाँ, IMF जो कहेगा ना उस पर हम कहेंगे जो हुजूर मेरे आका, न जाने क्यों खुद चाहते हैं तलहा कि हम शायद इस चीज़ से बाहर आने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम चाहें तो निकल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एग्रीकल्चर का बुरा हाल किया हुआ है, रेमिटेंसेस का बुरा हाल किया हुआ है, करप्शन बंद नहीं होगी तो यही चलता रहेगा। इसी के साथ ही खैर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है,
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और फाइनली हमारा वक्त हो गया है अब उस सेगमेंट का जिसके ऊपर हम तला सुबह से बात करना चाह रहे हैं। हम बात कर करके रुक रहे हैं लेकिन हम खुल के बात नहीं कर पा रहे, तो फाइनली अब हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। मेरी नजर में पाकिस्तानी ने बड़ी बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। क्या तो कैच, क्या बैटिंग, क्या बॉलिंग, लेकिन ये खामखाई वर्दा सुबह से बुराइयां कर रही हैं ट्विटर पे, वो दिखा रही हैं ट्रेंड चल रहे हैं, अजीब अजीब से सारे प्लेयर्स की ट्रोलिंग हो रही है, धमकियां आ रही हैं। वो शेर खुश दिल के ऊपर ग्राउंड में पर्ची पर्ची के नारे लग गए, उसके ऊपर उनके आंसू निकला। लेकिन मेरे साथ मौजूद है, मैं इस पे तज्जिया नहीं करूंगा वर्दा, हमारे साथ मौजूद है मिर्जा इकबाल बेग साहब। उनसे अच्छा तज्जिया तो कोई कर नहीं सकता। और पहला सवाल मेरा क्रिकेट से थोड़ा सा हट के है, जो शायद बहुत सारे लोग देख रहे थे लेकिन उनकी नजरों में वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था। बेग साहब, एक तो पहले शुक्रगुजार हूं, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू सो वेरी मच सर। सर, ऑडियो लीक हुई थी पाकिस्तान में अभी थोड़े दिनों पहले ना, उसमें एक इंडिया से मशीनरी आने के ऊपर बड़ा शोर मचा था कि जी इंडिया से प्लांट आ गई, मशीन आ गई, आधी रह गई। इतना बड़ा क्रिकेट का इवेंट हो रहा है और इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दफा न्यूज इसको स्पॉन्सर कर रहा है, इसके सारे नाम हर जगह लिखे हुए हैं, ये किसी को नजर भी नहीं आया। यानी कि लोगों ने 6-7 मैचेस देख लिए और फिर मैंने बोला आपने नोटिस किया कि ये क्या लिखा हुआ है, ये कहां का प्लेटफॉर्म है, ये कहां का ब्रांड है? तो उनको मालूम ही नहीं था कि इंडिया इतना बड़ा स्पॉन्सर है इस सीरीज में। तो क्या पाकिस्तान की शिकस्त को हम स्पॉन्सर से जोड़ सकते हैं बेग साहब? बहुत बहुत शुक्रिया तला, आपको और मर्दा दोनों को सुबह बखैर। लेकिन आप इसको शिकस्त से इसलिए नहीं जोड़ सकते कि ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार को चाहिए। जो मैंने मालूमात की पता ही चलता कि एक तो दफा न्यूज है, एक दफा बैटिंग वेबसाइट भी है। अच्छा। और ये सिंगापुर से ऑपरेट होती है, जिस पर बड़ा इतराज हुआ कि भाई ये कौन सी, ये तो एक ही जैसा नाम है, लोगो एक जैसा है। लेकिन पता ये चला कि उन्होंने अपना नाम तब्दील करके जो वेबसाइट अलग कर दी, जो कि बैटिंग वेबसाइट थी, और उन्होंने दफा न्यूज़ एक अलग अपना न्यूज़ की वेबसाइट बना ली और उसको उन्होंने स्पॉन्सरशिप के लिए लेकर आए। और उनके पास ये जवाब है कि इसका दफ्तर जो है वो सिंगापुर में है। अच्छा, स्पॉन्सर्स तो ठीक है भारत के, लेकिन दफ्तर सिंगापुर में है, तो फिर उस सूरत में आप कैसे कह सकते हैं? अल्लाह रहम करे सर। अब मुझे समझ में आ रहा है वो कैच कैसे ड्रॉप हो रहे थे बेग साहब, ऐसे तो नहीं कैच ड्रॉप हो रहे थे। लेकिन हम जज्बाती कौम है ना तला, पल में हीरो पल में जीरो। अभी तो हम अपने कंधों पर बिठाते और कभी जब खराब परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर हम ऐसी किट लगाते हैं, फिर हम छोड़ते नहीं है। सब इतनी खराब परफॉर्मेंस, अभी वर्ल्ड कप आने में 15 दिन नहीं रह गए, लेकिन कल की जो हमारी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस उसको देख के लग रहा है कि क्या हम वाकई अभी हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि हम जो है वर्ल्ड कप खेल सके, इस काबिल है हमारी टीम। मिडिल ऑर्डर, हम शुरू से हम इस बारे में बात करते कि मिडिल ऑर्डर बहुत खराब है पाकिस्तान का, और कल फाइनली कप्तान साहब ने भी इस बात को अग्री कर लिया, लेकिन उन्होंने इतना टाइम लगा दिया कि अब हाथ से सब कुछ निकल चुका है। कप्तान साहब ने तो एग्री किया वर्दा, लेकिन जो आपके हेड कोच है सकलैन मुश्ताक, वो एग्री नहीं करते। वो कहते हैं दिन होता है, रात होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। हाँ, तो वो उनको कोई समझाए कि भाई जो चीज जिस पर तवज्जो की जरूरत है आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, आप लोगों को लेक्चर दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप खेल को खेल समझे और उसको आप मजहब के साथ ना जोड़ें। आप खेल है, खेल हार जीत होती है, लेकिन वो जिस तरीके से लेक्चर दे रहे थे कराची में, और आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानी टीम जिस तरीके से हारी है वो लम्हे फिक्रिया है हम सब के लिए। वर्ल्ड कप में अब सिर्फ कितने दिन रह गए? 23 अक्टूबर को पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा। 20 दिन रह गए पाकिस्तान को जो भारत के खिलाफ मैच है, और कल आपने देखा कि भारत ने 236-37 रन स्कोर किए। क्या बैटिंग थी सर उनकी टीम। और साउथ अफ्रीका ने क्या चेस किया बेग साहब? बिल्कुल, और आप देखें डेविड मिलर ने उसमें जो कि एक जिसे कहते हैं लॉस्ट बैटल थी, उसमें भी उसने सेंचुरी स्कोर कर दी। तो हमारे खिलाड़ियों को क्या हो जाता है, अगर रिजवान और बाबर, क्या उन्होंने ठेका लिया हुआ है, अगर वो दोनों आउट हो जाते हैं 5 रन पर 8 गेंदों के बाद, 2 विकेटें हमारी, दोनों ओपनर्स आउट हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ? बाकी टीम क्या कर रही है? प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है। हमारी टीम के साथ मसला ये है कि अनप्रिडिक्टेबल टीम दुनिया भर में मशहूर है, कभी खुशी देती है, कभी गम देती है। शायकीन क्रिकेट को जो है हम जो है कभी ऐसा ले जाते हैं। देख साहब, एक तो ऑफ कोर्स सवाल हर कोई यही पूछेगा कि क्या वर्ल्ड कप में यही स्क्वाड जाएगा या आप कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की इस बदतरीन परफॉर्मेंस का कोई बेनिफिशियरी कौन है आखिर? किसको फायदा हो रहा है पाकिस्तान किस तरह हारने से? फायदा तो क्या, लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है, लोग दिल के आर्जे में मुब्तला। भारत बड़ा खुश होगा सर। बैठ गए बेग साहब। फायदा तो नहीं हो रहा, लोग बीपी की गोलियां खा रहे थे।
हाँ लोग खाएंगे डेफिनेटली, वैसे भी बहुत महंगी हो गई इस हुकूमत के दौर में दवाइयाँ। लेकिन अगर आप देखें हकीकत की निगाह से कि आज आप जो कह रहे हैं ना तला के वर्ल्ड कप में क्या होगा, आज सुबह सवेरे रवाना हो गए 16 खिलाड़ी हैं और 13 सपोर्ट स्टाफ है जो न्यूजीलैंड गया है वाया दुबई क्राइस्टचर्च में। वहाँ हम जाकर के बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के हमरा एक ट्राई सीरीज खेलेंगे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। तो बज़ाहिर मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई तब्दीली अमल में आए अनटिल एंड अनलेस कोई खिलाड़ी जेन्युइनली जो है वो इंजर्ड ना हो जाए। 2 खिलाड़ी रीहैब कर रहे हैं लंदन में, वो टीम को ज्वाइन करेंगे, शाहीन आफरीदी और फखर जमान। तो अब देखते हैं, मुश्किल लगता है तला तब्दीली के सॉल्यूशन क्या है? वर्ल्ड कप आगे सर पे खड़ा हुआ है, टीम की परफॉर्मेंस अब सबके सामने है, कुछ उम्मीद नहीं लगा सकते हम, टीम से बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सोल्यूशन की तरफ जाएं तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? कैसे हम बेहतरी ला सकते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ? पीसीबी को भी रिहैब में डालें क्या सर? सोल्यूशन तो यही है कि अब आप मुसल्ला बिछाएं और दुआ शुरू कर दें, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है ना। टीम जा चुकी है, कोई बैकअप टैलेंट आपने तैयार नहीं किया, जो लोग यहाँ रह गए वो आपको पसंद नहीं थे, उनको आप टीम में नहीं रखना चाहते, तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में ये एक वेकअप कॉल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, सिलेक्शन कमेटी के लिए, कि अगर यही होता रहा, टीम की यही कारकर्दगी रही जो इंग्लैंड के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने अपनी पिचेस पर रही, तो फिर ऑस्ट्रेलिया में जहां पिचेस फास्ट होंगी, हम लोग शॉर्ट पिच पर वैसे ही बहुत हल्के हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में जहां बाउंड्री लंबी होगी, हमारे खिलाड़ी गेंद को स्टेडियम के बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, तो वहां हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा होंगी। मुझे तो डर लग रहा है। दुआ करें, बीइंग अ पाकिस्तानी हर शख्स की एक ख्वाहिश है टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन आसार ऐसे नजर नहीं आते। कौन कौन से खिलाड़ी निकलने चाहिए? शान की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? देखिए, शान की वापसी हुई है तला, और 3 सिर्फ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा रन बनाए। एक तो आपका मोहम्मद रिजवान 316 रन, बाबर आजम 286 रन, और उसके बाद शान मसूद 156 रन। तो शान वापसी हुई है, वो सिंगल डबल वाला प्लेयर है, जिस तरह शोएब मलिक को हम कहते हैं ना कि वो टेस्ट मैच स्ट्राइक रोटेट करता है। नहीं, टेस्ट मैच नहीं, T20 में भी ऐसे प्लेयर की हमें जरूरत है, क्योंकि 19 ओवर में आपकी पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है, तो आपके सारे खिलाड़ी जो है वो तो छक्के मारने की कोशिश। बेग साहब सरफराज को माफ कर दें, बेग साहब सरफराज को माफ कर दें, बेग साहब आप माफ कर देंगे, वो टीम में आ जाएगा। नहीं, अब सरफराज की कहानी खत्म हो गई, क्योंकि हारिस को जो सपोर्ट है। आजम खान नहीं, आजम खान पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन छोड़कर और वेस्ट इंडीज चले गए, कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए। उन्हें चाहिए था T20 खेलते, जिसके मैचेस पाकिस्तान में हुए, परफॉर्म करते, लोगों की नजरों में आते, लेकिन कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया भैया, तो वो उधर ही चले गए। वेस्ट इंडीज में पैसे बहुत मिल रहे थे। वो सर आजम सेलेक्ट करके ड्रॉप भी तो कर दिया था सर फौरन से। नहीं, तो वो उस वक्त तो उन पे बड़ा शोर मच रहा था ना, पर्ची का, जिस तरह कल आवाजें फुलदिल के लिए लग रही थी, तो उस वक्त आजम खान के लिए शोर मच रहा था। उनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर है। अब उसकी बदकिस्मती कि वो मोइन खान का बेटा है, नदीम खान का भतीजा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक तो उसको अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, दूसरे उसे डोमेस्टिक पे भी तवज्जो देनी होगी। अगर यहाँ परफॉर्म करेगा तो टीम में आएगा, कैरेबियन प्रीमियर लीग में कुछ भी कर ले। सरफराज तो डोमेस्टिक में जीत गया, फिर भी टीम में नहीं आया सर, उसकी टीम तो नंबर 1 आई सर। सरफराज को तला ये कहते हैं कि सरफराज ने 15 बरस पहले 2007 में अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया था, अब वो जो है उसका वक्त गुजर गया। जैसे शोएब मलिक ने अक्टूबर 1999 में शुरू किया था, कहते हैं कि 23 साल हो गए, कहानी खत्म हो गई। आगे की तरफ देखें, लेकिन आगे की तरफ देख तो रहे हम। इफ्तिखार अहमद 32 साल के माशाल्लाह नौजवान नजर आते होंगे आपको स्क्रीन पर, वो 32 साल के हैं, तो हम आगे की तरफ ही तो देख रहे हैं, यंगस्टर्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तभी चाचा जो है वो ट्रेंड कर रहा था। बेग साहब हमारे साथ रहिएगा, एक और बड़ा प्यारा खिलाड़ी हमारे साथ सर मौजूद है, उसकी परफॉर्मेंस पे भी आपसे हम कहेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बड़े बेहतरीन फुर्तीले जवान, ऐसे बॉक्सर जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहराया, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में बैंकॉक में थाई बॉक्सर एक मुकाबला हुआ था, जिसको जीत कर वहां से इनाम जीत कर आए हैं और वर्ल्ड यूथ टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हो गए। वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के तहत होने वाले अंडर 23 कैटेगरी में पहली बार पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था, जिसमें कौमी हीरो ने 6ठे राउंड में थाई बॉक्सर को शिकस्त दी, पहले पाकिस्तानी बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन को। आज हमारे साथ हम वेलकम कहेंगे दुनिया बोल है में। उस्मान, कैसा रहा एक्सपीरियंस? इदारे की सपोर्ट, बॉक्सिंग एसोसिएशन की सपोर्ट, आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? अपने सफर के बारे में बताइए उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा करियर रहा। फर्स्ट टाइम मैंने वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान के लिए अटेम्प्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया।
वाह माशाल्लाह। तो अब अभी बताएं कि आपको सपोर्ट कैसी रही इदारों की? देखें, सपोर्ट पाकिस्तान में थोड़ा आपको पता है, जैसे अभी आप लोग को फिक्र है क्रिकेट के वर्ल्ड कप की, हम ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत के हैं तो तो स्पोर्ट का आपको स्पोर्ट्स में थोड़ा इशू होता है। मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, जितने मेरे टीम, जितने लाइक मेरे प्राइवेट कुछ स्पॉन्सर्स थे, जितने भी थे लाइक गवर्नमेंट के अलावा, उन सब ने प्रॉपर मुझे गवर्नमेंट के अलावा आपको प्राइवेट स्पॉन्सर्स मिले, इसका मतलब गवर्नमेंट बिक गई है वरना नहीं। लेकिन हम हमेशा अपील करते हैं अपने शो में तलहा के लोगों को, ऐसे लोगों को स्पॉन्सर किया, लेकिन आई एम ग्लैड कि आपको प्राइवेटली भी लोगों ने स्पॉन्सर किया है। देखें हाँ जी बिल्कुल, मगर उसमें ज़्यादातर मेरे इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स थे, यूके से थे, मेरे फिलीपीन से स्पॉन्सर्स थे, जिस कंट्री में लाइक बॉक्सिंग टॉप में है वहाँ के स्पॉन्सर्स थे, लाइक पाकिस्तान के थे मगर इतने नहीं थे। अब बेग साहब से मैं सवाल पूछना चाहूँगा। बेग साहब, ये मेरा शिकवा रहता है क्रिकेट से कि हम PSL को 400-500 करोड़ दे देते हैं स्पॉन्सर। अभी जूनियर लीग भी पाकिस्तान में होने वाली है चंद दिनों में, उस पर ही बड़ा स्पॉन्सर खर्च होगा। PCB का बजट बहुत बड़ा होता है, लेकिन पाकिस्तान में आज ना हॉकी चैंपियन, ना स्नूकर चैंपियन, ना स्क्वॉश चैंपियन, बाकी सारे खेल इग्नोर हो गए हैं और क्रिकेट का हाल भी ऐसा हो गया है। तो दिल रोता है कि यार जहां सब कुछ लगाया वही कश्ती में डूब गई। उसकी वजह ये है कि इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत है तला, और पैरेलल एसोसिएशंस बनी हुई हैं। जो एसोसिएशंस के ऑफिशियल्स हैं वो जॉय ट्रिप पर जाने को तरजीह देते हैं बजाय इसके कि खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करें। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स का अलमिया है कि इस तरह का बॉक्सिंग में देखें ना, 1988 के सोल ओलंपिक्स में हमने कांसी का तमगा जीता था, हुसैन शाह, फिर उनके बेटे ने अभी जो है वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने तमगा जीता। लेकिन हम बॉक्सर्स को सपोर्ट नहीं करते। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान का बॉक्सर, प्रोफेशनल बॉक्सर बना, अभी उस्मान वजीर जो है आई थिंक ये भी प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। आप खुद उनकी कहानी सुन रहे हैं कि उन्हें गिला है हुकूमत से। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल जब कॉमनवेल्थ गेम में कोई तमगा लेता है तो वो ऐलान कर देते हैं, हालांकि वो अपनी तरफ से करते नहीं है, वो तो हुकूमत की तरफ से होता है। और जब तस्वीर खिंचवाने का वक्त आता है तो सारे लोग ग्रुप फोटो में खड़े होते हैं ग्रीन कलर का पाकिस्तानी ब्लेजर पहनकर, बजाय इसके कि इन लोगों को सपोर्ट करें जो आपकी लेकिन बेग साहब जब जीत जाते हैं तब सपोर्ट के लिए आ जाते हैं कि तब इनाम जो है तकसीम होते हैं, पहले कोई सपोर्ट नहीं करता है। खैर उस्मान की जानिब बढ़ूंगी मैं। उस्मान, ये बताइए, पहले भी आप एशियन बॉक्सिंग टाइटल जीत चुके हैं और वर्ल्ड कप बॉक्सिंग फेडरेशन भी आप जो है वो अभी आपने विन किया, तो अब आगे मजीद क्या कहते हैं कौन कौन से मुकाबलों में पार्टिसिपेट करने की तैयारी है? जी इस टाइम मेरे पास लाइक मैं WBA एशिया टाइटल में चैंपियन हूँ, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल जो मिडिल ईस्ट है WBC उसका भी मैं चैंपियन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो टाइटल उसका मैं चैंपियन हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मैंने अल्लाह का शुक्र है अपने फील्ड में मैं इस टाइम लाइक बहुत टॉप में हूँ। और जैसे डेफिनेटली जो बाकी कुछ टाइटल्स जैसे IBF है और WBC है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो भी लड़ूँ। और उसके बाद जो टॉप के फाइटर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, जो कुछ अमेरिकन हैं, UK से हैं, मैं चाहता हूँ उनसे मैं फाइट लड़ूँ और मजीद टाइटल पाकिस्तान के लिए। अभी कौन सा ओपोनेंट आपको सबसे ज्यादा आपको जो है वो टफ लगा साथ फाइट करना? जी बिल्कुल यही ओपोनेंट, क्योंकि ये बहुत शार्प थे थाईलैंड के राउंड्स। जी थाईलैंड के, और ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वहाँ पे किक बॉक्सिंग मूव था ये ज़्यादा वहाँ पे। तो इसमें यह था कि शुरू के जो राउंड्स थे उसमें वो काफ़ी शार्प था, मगर जो हमारी टीम थी जिसमें मेरे कोचेस थे, कोच महबूब, कोच असमत और कोच अहमद अली, तो मतलब हमने गेम प्लान बनाया हुआ था। उसके मुताबिक हमारे जो गेम प्लान था उसमें हमने यही था कि हमने शुरू के 2-3 राउंड्स अपने आप को सेफ रखना है और उसके बाद फिर हमने अटैक करना है। तो ऐसे ही हुआ, फिर हमने अटैक किया 3rd राउंड बाद और अल्हम्दुलिल्लाह 6th राउंड में उसको नॉकआउट किया। राइट, इट वाज अ ग्रेट फाइट, नो डाउट। उस्मान, एक बड़ी अच्छी बात कही अभी मिर्जा इकबाल बेग साहब ने कि खेल को नुकसान पैरेलल एसोसिएशंस ने पहुंचाया है। बेग साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इन पैरेलल एसोसिएशन के खिलाफ कुछ करता क्यों नहीं है? और एक बड़ा अहम सवाल है सर, आप अपने दिल पे हाथ रखे मुझे इसका प्लीज बेग साहब जवाब दीजिएगा। क्या वजह है कि सीनियर खिलाड़ियों को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में अहम ओहदे नहीं दिए जाते? क्या वजह है बेग साहब? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के दरमियान चपकलिश जारी है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो सदर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन, गुज़िश्ता 13-14 बरस से सदर हैं। पाकिस्तान 14 बरस से तकर्रुरियां उमूमन जी बच्चा बड़ा हो गया। वो जब ओलंपिक हुए थे टोक्यो ओलंपिक्स, तो बरतानिया की 13 साल स्विमर ने मेडल जीता, तो लोगों ने कहा कि ये बच्ची तो बाद में पैदा हुई थी, ये पहले से POA के प्रेसिडेंट थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों नहीं हम इस तरह की चीजें करते
है, देख लें। आपको कभी आप स्पोर्ट्स पे कीजिएगा तला तो आपको बताऊंगा मैं सारे स्पोर्ट्स का। लेकिन ये जो चपकलिश है इनकी आपस की, उसकी वजह से भी हमें नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो फंड्स देता है वो हुकूमत के गिला करता है कि हुकूमत कम फंड्स देती है। अब हमारे यहाँ वफाकी वजारत खेल ख़त्म कर दी गई 18वीं तरमीम के तहत, तो उसके बाद खेलों की जो सारी जिम्मेदारी है बैनुल सूबाई वजारत के अंडर आती है। पहले डॉक्टर फहमीदा मिर्जा थी, उनको स्पोर्ट्स का बेचारी को कुछ पता नहीं था, तो वो जो उनको ओहदेदारान समझाते थे वही करती थी। अब एहसान मजारी साहब हैं, उनको भी स्पोर्ट्स का कुछ नहीं पता। तो पाकिस्तान का अलमिया है ये, अब क्या कह सकते हैं, किससे गिला करें, कहाँ जाएं, किसके दर पर? अदालतों का दरवाजा खटखटाए बेग साहब, वहीं से इंसाफ मिल सकता है और कहीं से नहीं। अदालत के अलावा और कहाँ जाएंगे? और कहीं जाएंगे। उस्मान की तरफ बढ़ूंगी। उस्मान, अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि कितना टाइम लगा आपको, कितना अच्छा फाइट करने में, कब से स्टार्ट किया आपने, और साथ साथ ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान वापस आ गए तो हुकूमती सतह पर किसी ने आपसे मिलने की कोशिश की, किसी ने आपको कोई अप्रिसिएशन देने की कोशिश की, कॉन्टैक्ट किया किसी ने आपसे? मैंने 2015 से मैंने स्टार्ट किया अपनी बॉक्सिंग। फिर मैंने एमेच्योर बॉक्सिंग खेली, उसमें जैसे पंजाब चैम्पियनशिप हो गया, ऑल पाकिस्तान हो गया, सब बहुत सारे इवेंट्स थे। उसके बाद फिर जैसे अभी आप लोग बात करें फेडरेशंस की, तो पाकिस्तान में लाइक हमारे बॉक्सिंग की 3 फेडरेशंस बनी हुई हैं। माशाल्लाह। एक KTM, ये मैं रियल में कहती मैं, तो वो फिर वही हुआ कि उसके बाद फिर मेरा एक इंटरनेशनल टूर हुआ जिसमें मैंने यूथ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो उसके बाद तब मुझे समझ लगी कि मैं मतलब यहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी जनरल सेक्रेटरीज है कहता है हर वो मतलब जनरल सेक्रेटरी क्या चाहते हैं कि मैं ओहदे में रहूँ, उनको ये कोई मतलब फिक्र नहीं होती कि जितने भी एथलीट्स हैं कि वो कहाँ पे हैं, और जो आता ओहदे में तो वो अपने फेवरेट को आगे लेके आता है। वो हमारे आप होता है पाकिस्तान प्लेयर्स को आगे लाते हैं। तो ये मुझे एक अच्छा किक है कि वहाँ से उस टाइम आमिर खान आए, तो मेरा फाइनल था पंजाब चैम्पियनशिप का, तो उसने मुझे देखा, उन्होंने कहा अब मेरे लिए खेलो, तो मैंने कहा ठीक है सर। लकीली आपको चांस मिल गया। स्टार्ट किया अपना करियर दुबई से, मेरा डेब्यूट था वहाँ पे, तो फर्स्ट इंटरनेशनल मैंने वहाँ खेला और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9 फाइट्स खेली हैं, जिसमें मेरा ये वर्ल्ड टाइटल भी है, एशिया टाइटल भी है, भी है। लेकिन उस्मान, हकीकत ये भी है कि शायद आमिर खान इतने बड़े बॉक्सर ना बनते अगर वो बरतानवी निजात ना होते। बेग साहब, बड़ा उनका किरदार है बरतानवी निजात होने का। जब बेग साहब, ये जो बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो अभी उस्मान बात कर रहे थे कि 3 बॉक्सिंग एसोसिएशंस हैं, हर एसोसिएशन चाहती है उनका खिलाड़ी, उनकी पार्टी सामने आए, उनका बंदा आगे जाए, इंटरनेशनल मुकाबले करे, चाहे मेरिट पे उतरे ना उतरे। बॉक्सिंग के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है बेग साहब? वो अपना बंदा नहीं आगे ले जाने, खुद भी जाते हैं जॉइंट ट्रिप्स पर जो है वो बॉक्सर्स के साथ या दीगर लोगों के। और मसला ये है कि ये अलमिया है। जब प्रोफेसर अनवर चौधरी थे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के, और वो आईबा में भी थे, इंटरनेशनल एमेचर बॉक्सिंग फेडरेशन में, उस वक्त तो एक ही फेडरेशन थी। लेकिन फिर उसके बाद अलमिया देखें कि PTCL का एक लाइनमैन जो था वो बॉक्सिंग फेडरेशन का ओहदेदार बन गया। अब कौन किससे गिला करे, वो कौन सी बॉक्सिंग खेलता था। इसलिए कि अट्रैक्शन बहुत है, गैर मुल्की दौरे हैं, चले जाएंगे, खिलाड़ियों पे इन्वेस्ट नहीं करते। उस्मान वजीर सही कह रहा है कि अगर आप आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर खिलाड़ियों को हर सेक्रेटरी बता तो रहे, सही कह रहा है उस्मान कि हर सेक्रेटरी जो है वो अपने जाती मफादात को खिलाड़ियों के मफादात पर तरजीह देगा, तो फिर यही हाल होगा। और अच्छा हुआ कि ये बाहर जाकर लड़ रहे हैं, और आमिर खान ने सपोर्ट किया है पाकिस्तानी बॉक्सर्स को। जो काम पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन को करना चाहिए वो काम आमिर खान ने किया, और जो काम हुकूमत का करना चाहिए की, अगर उनको आमिर नहीं देखते, अपने साथ नहीं खिलाते, तो आज ये भी इस मुकाम पे ग्रेटफुल टू आमिर खान। थैंक यू आमिर खान। आमिर खान का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा उस्मान, ये बताइए जी, उस्मान की जानिब बढ़ना चाहूंगी। उस्मान, मैंने आपसे सवाल किया था कि हुकूमती सतह पर कोई अप्रिसिएशन मिली है आपका पाकिस्तान वापस आके, किसी ने कोई कांटेक्ट किया है आपसे? बिल्कुल, काफ़ी मैंने अभी मैं, क्योंकि मैं कल रात को ही पहुंचा हूँ, तो काफ़ी मेरे ट्वीट्स आए, मुझे मैसेजेस आए, जितने पॉलिटिशियंस थे गवर्नमेंट के, तो मेरे जो मैनेजर हैं अनवार अहमद, उनको काफ़ी मैसेज आए, वो मुझे बता रहे थे। तो अभी मैं कल रात को पहुंचा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं अभी इसी वीक पता चलेगा कि कितना मैं सपोर्ट करते, क्योंकि देखिए ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल है प्रोफेशनल बॉक्सिंग का। तो जैसे में हिस्ट्री बनी, स्कॉश में था, तो अभी हम देखते हैं कि जैसे क्रिकेट के वर्ल्ड कप के लिए इतने फिक्र है सबको, तो अभी हम जो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, अभी हमारे लिए कौन कितनी फिक्र होती है लोगों को। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान वजीर बॉक्सर हमारे साथ मौजूद थे, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, दोनों का बहुत। और तला ये वाकई लम्हा फ़िक्रिया है कि हम सिर्फ
क्रिकेट पे इतना ध्यान दे रहे हैं, जो लोग बाकी स्पोर्ट्स हैं उन पर हम ध्यान नहीं दे रहे। क्रिकेट का भी जो हाल है वो माशाल्लाह ही है फिलहाल। क्रिकेट पे भी इतना ध्यान दे कि आप क्रिकेट को सियासत से नहीं बचा सके, बाकी सारे खेलों को भी सियासत ने तबाह कर दिया, मुंह काला कर दिया। लेकिन सैडली हम सो रहे हैं, खामोश हैं, चुप हैं। हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें चाहिए कि अपने सीनियर खिलाड़ी के लिए आवाज उठाएं, अपने एथलीट्स के लिए आवाज उठाएं कि इनको आप स्पोर्ट्स बोर्ड में अहम तरीन ओहदों पे बिठाएं। इनके लिए आप जो 4-4, 5-5 पैरेलल एसोसिएशन हर खेल की चल रही है बंद करें, जाली एसोसिएशन को बंद करें। अगर एक मुल्क है तो उसमें एक इदारा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, तो हर खेल की एक एसोसिएशन हो, 6-6 एसोसिएशन ना हो। सिर्फ पैसे बटोरने के लिए लोग आ जाते हैं, माफिया बन जाते हैं और खेल को तबाह कर रहे हैं। फेवरेटिज्म की वजह से सब लोग तबाह हो गए, स्पोर्ट्समैन तबाह हो रहे हैं, एथलीट तबाह हो रहे हैं। लेकिन तलहा क्या कोई सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। प्रोड्यूसर साहब की सुन ले, ब्रेक ले लेते हैं। हम ब्रेक ले लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। दुनिया बोल है में मैं आपको वेलकम कहूंगा अपने वेदर सेगमेंट में। वेदर की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ये हम काफी दिनों से सुन रहे हैं। बालाई पंजाब के बारे में बताया जा रहा है कि वहां सर्दी ने एंट्री दे दी है। एबटाबाद और हवेलिया में रातों को लोगों ने गर्म कंबलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बट मैटर ऑफ द फैक्ट इज कराची में भी मौसम चेंज हो चुका है, यहां पर भी हवाएं कुछ बेहतर हो गई हैं। आज सुबह दफ्तर आते हुए मुझे बादल नजर आए, बादलों में कुछ डार्कनेस भी थी, तो लगा ऐसा रहा था कि शायद बरस जाए, लेकिन फिर महकमा मौसमियात ने कंफर्म कर दिया कि बारिश वारिश का कोई इम्कान नहीं है। बादल को देखिए, दिल बहलाइए, खुश रहिए, क्योंकि यकीनन ये बादल ही बड़ी नेमत है। अगर मौसम की बात करें तो कराची में मिनिमम जो हम देख रहे हैं रात के वक्त जा रहा है वो तकरीबन 26-27 तक जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा है। कराची में कुछ ऐसा लग रहा है कि जल्दी सर्दियां आ रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है और मौसम बदलना शुरू भी हो चुका है। यकीनन गर्मियों में बिजली के रेट बढ़ जाते हैं, सर्दियों में गैस के रेट बढ़ जाते हैं, तो आप लोग रेडी रहिएगा, गैस के बिल्स यकीनन ज्यादा आएंगे हमेशा की तरह, क्योंकि अब तो महंगाई का बोझ आ चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया की साइड पर हम थोड़ी बहुत बारिश देख रहे हैं। लाहौर पर भी हम देख रहे हैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम रहेगा और मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि क्लाइमेट चेंज ने बड़ा परेशान किया हुआ है। बारिश का कोई इम्कान नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी सैलाबी सूरत हाल के बाद काफ़ी जगहों पर अब भी पानी जमा है। उम्मीद करते हैं कि सैलाबी इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं उनको मजीद तेज़ किया जाएगा, क्योंकि यकीनन मौसम बदल रहा है। आपके घर में भी इसकी वजह से बहुत सारा इंपैक्ट आएगा। मेरा ये मशवरा होगा कि अपना ख्याल रखिए, खिड़कियों पर हमेशा नेट इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डेंगू की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, पानी भी खड़ा हुआ है। बारिशें मजीद नहीं होंगी, खुश्क ही रहेगा, गर्म ही रहेगा मौसम, लेकिन विंटर्स का स्पेल पाकिस्तान में आना शुरू हो गया है। कराची में प्रॉपर विंटर्स ऑफ कोर्स अब आते हैं जब कोयटा और बलूचिस्तान में बर्फबारी होती है और वहां की ठंडी हवाएं शुरू होती है, लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि थोड़ा भी टाइम है। लेकिन एट द सेम टाइम 26-27 मिनिमम टेम्परेचर होना कराची में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इज अगेन अ गुड न्यूज, क्योंकि यकीनन यहाँ पे जो गर्मियां होती हैं एसी चलाने पड़ते हैं और एसी चलते हैं तो फिर बिजली के बिल आते हैं, लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो बालाई पंजाब है वहां पर अब ठंड शुरू हो चुकी है, वहां पे कंबल, रलियां, रजाइयां और जैकेट्स निकाल ली गई हैं। आप भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। वेदर सेगमेंट से इतना, अब चलते हैं वर्दा की जानिब। थैंक यू सो मच तलहा, आपने वेदर अपडेट दी हमें। लेकिन यहाँ पे मैं अब हमारे व्यूअर्स के लिए, ख़ास तौर पे मेरी बहनें, मेरी माएँ या वो ख़वातीन, उनके लिए मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आई हूँ इस वक्त इस सेगमेंट में। ख़ास तौर पे जो लोग डर जाती हैं, वो ख़वातीन जो शर्मा जाती हैं, जो बात नहीं करती, अगर उनको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नज़र आती हैं तो वो किसी से इजहार नहीं कर सकती, किसी को बता नहीं सकती, डॉक्टर के पास जाने में डिले करती हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर आप बीमार हैं तो का मुकाबला करें, घबराएं नहीं। वैसे तो दुनिया भर में 19 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, लेकिन चूंकि अक्टूबर का महीना पूरा शुरू हो चुका है तो हम इस पूरे मंथ को एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस जो है वो ख़वातीन तक पहुंचा सकें। अमूमन ये एक सब कहा जाता है सब लोगों में कि जी 40 साल से बड़ी उम्र की ख़वातीन को ही सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। अब नई जदीद रिसर्च के मुताबिक काफ़ी यंग फीमेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और हो रहा है। काफ़ी रिसर्च साबित करती है कि हम जब जवान होते हैं, यंग होते हैं, 30 के होते हैं या बिलो 30 होते हैं, और हमें कुछ ऐसी चेंजेस लगती हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या अपने किसी बड़े से कहते हैं नहीं नहीं जी अभी आप बहुत यंग हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अफसोस के साथ बहुत देर बाद
फिर पता चलता है और उस वक्त तक तमाम मामला हाथ से निकल चुके होते हैं। इसी मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम नौमान, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉ मेडिकल से। अस्सलाम वालेकुम मरियम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। वालेकुम सलाम वर्दा, थैंक यू सो मच एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक बोल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि हम इतने इम्पॉर्टेंट मसले के बारे में लोगों से बात करें और उनको अवेयरनेस पहुँचाएँ। अच्छा मरियम, ये बताइए सबसे पहले कि कैंसर है क्या, ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है? देखें वर्दा, जब भी हम कैंसर्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अंडरस्टैंडिंग है कि बॉडी के जो सेल्स हैं जो कि नॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं वो अगर एबनॉर्मल पेस पे ग्रो करने लगें तो वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर्स में भी जो हम लंप या किसी गिल्टी की बात करते हैं तो वो एक्चुअली अपने ही सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ है, अपने ही सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ है। अच्छा, इसके सिम्टम्स और साइंस क्या हैं? जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट में कहा कि हम ये बात जानते हैं कि बहुत लाइक यंग एज में भी ये हो रहा है, पहले कहते थे सिर्फ 40 साल से बड़ी उम्र की ख़वातीन में पाया जाता था। बिल्कुल, देखें वर्दा, जो बहुत इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए वो ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि किसी भी गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेना, ब्रेस्ट में कोई लम्प या बगल में उसके अतराफ़ में कोई गिल्टी का होना, या ब्रेस्ट की साइज़ में या शेप में कोई तब्दीली आना, या दोनों ब्रेस्ट के कोई एसिमेट्री आ जाना कि एक का साइज़ कम है, एक का साइज़ ज़्यादा हो रहा है, या स्किन में कोई चेंजेस आना, कोई रेडनेस या इन्फ्लेमेशन या सोजिश जिसको हम आम अल्फाज में कह सकते हैं, सोजिश का आना, निपल की कोई शक्ल में तब्दीली या निपल का धस जाना, या कोई लौना और निपल में से सिर्फ कोई अगर डिस्चार्ज भी आ रहा है, बेशक वो ब्लड डिस्चार्ज है या कोई और किस्म की रतूबत है, तो ये सारी वो अलामात हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द डॉक्टर को दिखाया जाए। तो ये आप ख़ुद घर में अपना मुआयना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सी अवेयरनेस कैंपेन्स चलती हैं, टेलीफोन पे चल रहा है, आपके कॉल्स पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जी खुद अपना घर में मुआयना करें, अगर कुछ महसूस करते हैं डॉक्टर के पास जाएँ। रिकमेंडेड ये है कि तमाम ख़वातीन इर्रिस्पेक्टिव कि उनकी एज क्या है, उन सबको अपना मुआयना महीने में एक दफ़ा लाजमी करना चाहिए। इसकी अफादियत क्या है कि अगर आप ख़ुद हर महीने अपना मुआयना कर रहे हैं, अभी हम बात करते हैं इस बारे में कि किस तरह मुआयना करना चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप हर महीने अपना मुआयना कर रहे हैं तो आप कोई भी एबनॉर्मेलिटी पिक कर सकते हैं। आपको ख़ुद पता चलेगा अपनी बॉडी के बारे में कि अगर एक महीने पहले ये चीज़ नहीं थी और अब वो चीज़ डेवलप हुई है। तो सीरियल यानी हर महीने मुआयना करने का एक फ़ायदा ये है कि आपको अपनी बॉडी के बारे में डिटेल में पता हो। उसका तरीक़ेकार ये है कि हम ये रेकमेंड करते हैं कि ख़वातीन महीने में एक दफ़ा अपने आप शीशे के सामने अपना मुआयना करें। उसकी बहुत सारी अवेयरनेस वीडियोस भी हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल हैं कि किस तरीके से उसका मुआयना करना चाहिए। फिंगर टिप्स पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप चेक करें। सोशल मीडिया पे ये वीडियोस काफ़ी चल रही हैं आजकल, आप और अवेलेबल हैं। बिल्कुल, हाथ की प्लेसमेंट कहाँ करनी है, कहाँ पे हाथ रखकर दूसरे हाथ से मुआयना करना है, और शीशे के सामने इसलिए रेकमेंड किया जाता है क्योंकि जो विजिबल स्किन चेंजेस हैं उनको भी हम देख सकें कि जिल्द में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, कोई दोनों के साइज़ में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, रेडनेस है, स्वेलिंग है, या निपल की शक्ल तो नहीं तब्दील हो रही। तो वो चीज़ें वो हैं जो मिरर में बहुत ईजीली उसको हम असेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या मिथ्स हैं? बहुत से मिथ्स भी हैं, लोग कहते हैं कि आप बायोप्सी नहीं करवाएं, आप चेकअप के लिए ना जाएँ, इसमें क्या है? देखें, जो मिथ्स हैं वो मसला ये है हमारे यहाँ क्यों, मैं सबसे पहले चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि हम एक पूरा अक्टूबर का महीना अवेयरनेस का क्यों कहते हैं। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में पाया जाने वाला बहुत आम कैंसर है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी हम बहुत तेज़ी से इस मर्ज़ को देख रहे हैं। अगर हम 8 में से कंपेयर करें तो 2 ख़वातीन में ये चीज़ होती है। जनरली ये कहा जाता है कि हर 8 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है। ठीक है, पाकिस्तान में कम से कम 90 से 95 हज़ार ख़वातीन पूरे साल में इस मर्ज़ में मुब्तला होती हैं। 90 से 95 हज़ार, 95,000, यानी कि लाइक इट्स अ ह्यूज नंबर। और अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? ताकि ये मर्ज़ बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो। ब्रेस्ट कैंसर की जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि ये मर्ज़ अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, अर्ली स्टेज में इसकी तशख़ीस होती है, तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल बीमारी है। इससे निजात मुमकिन है। पहले अगर आप मुझे मिथ्स बता दें कि मैं चाहती कि जो मिथ्स है हमारी आवाम में वो क्लियर हो सके। देखिए, मिथ्स की जब हम बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अपना मुआयना करते हुए कोई भी ऐसी चीज़ है जो लग रहा है कि ये गैर मामूली है,
तो लोग उसको डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते, बायोप्सीज़ पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि कोई भी मर्ज़ बिलखुसूस कैंसर की तशख़ीस के लिए बायोप्सी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और बायोप्सी पे ही आके लोग पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल, बायोप्सी वो फर्स्ट स्टेप है जिस पे आकर अमूमन ख़वातीन या उनके घर वाले पीछे हट जाते हैं, क्योंकि मिथ्स ये हैं कि अगर बायोप्सी हो जाएगी या नीडल टच हो जाएगी तो ये बीमारी खुदा न खास्ता मज़ीद फैल जाएगी या ट्यूमर तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो उस स्टेप पर आकर वो पीछे हट जाती हैं ख़वातीन या उनके घर वाले, और फिर वो दूसरे डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं। मरियम, बस आखिर में पूछना चाहूँगी आपसे कि जल्दी से इसकी हमें बता दीजिए कि आप कैसे प्रिकॉशन कर सकते हैं, और कोई एक मैसेज आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को। तो देखें, जब हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि वज़न का बढ़ना है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, अपनी ग़िज़ा मुतवाज़न रखें, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बचें, प्रोसेस्ड फूड से बचें, स्मोकिंग सेसेशन है, क्विट स्मोकिंग। इसके अलावा कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप ख़ुद खातून होना एक रिस्क फैक्टर है, फीमेल जेंडर इज़ अ रिस्क फैक्टर कि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है। इसी तरह एडवांसिंग एज है, जैसे जैसे एज एडवांस होगी वैसे वैसे चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है। इसी तरीके से जेनेटिक्स है। मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि अपनी बॉडी को जानिए। वो तमाम ख़वातीन जो कि 40 साल या उससे बड़ी उम्र की हैं, वो ज़रूर साल में एक दफ़ा मैमोग्राम करवाइए, क्योंकि मैमोग्राम उन छोटे छोटे मर्ज़ को भी पकड़ सकता है जो कि नॉर्मली एग्जामिनेशन पे या ख़ुद कार मुआयने पे आप नहीं पकड़ सकते। तो मैमोग्राम इज़ अ वे जिससे बहुत जल्दी कैंसर डिटेक्ट हो सकता है और कम्प्लीटली क्योर की तरफ जा सकता है। इसके अलावा हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए सारा मैसेज ख़वातीन को देते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं हमारी मेल पॉपुलेशन को भी देना चाहती हूँ, जो चाहे भाई हैं, चाहे हस्बैंड हैं, चाहे फादर्स हैं, कि जब फीमेल्स ये प्रॉब्लम लेकर आपके पास आएँ तो डू नॉट शाई अवे। हम इस चीज़ से शर्मा जाते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। अनमैरिड ख़वातीन को बहुत इशू होता है कि वो किससे इस बारे में जाकर बात करें। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ख़वातीन को तो अवेयरनेस दें, लेकिन साथ साथ उनके जो सपोर्ट सिस्टम है जो मर्द हज़ार, चाहे वो फादर की सूरत में हो, हस्बैंड की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो, माँ की सूरत में हो, किसी भी सूरत में, आप बिल्कुल ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम आपका, आपने हमें इतनी अच्छी डिटेल्स बताई ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने तमाम देखने वाले भाइयों से और फादर से कि प्लीज़, या फिर माओं से, कि अगर आपके घर में ऐसा कोई केस आता है, अगर आपकी बच्ची आके आपसे शिकायत करती है कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो बराए मेहरबानी शर्माइए नहीं, हेजिटेट मत होइए, फौरी तौर पर उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर शुरू में अर्ली स्टेज पे आपको बीमारी पता चल जाएगी तो आप ये क्योरेबल है, अदरवाइज़ बहुत देर हो जाएगी। जी तलहा, आगे बढ़ते हैं तलहा की जानिब। तलहा, हमारे लिए कुछ और अलग से न्यूज़ लेके आए हैं तलहा। राइट, हम बात करेंगे अब बर्दा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की। यकीनन हमारे मुल्क के फार्मर्स, किसान बड़ी मुश्किल में हैं। पाकिस्तान के 5 कैश क्रॉप्स हैं, गंदम है, गन्ना है, मक्की है, चावल है, और ये चारों कैश क्रॉप्स इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। वजह यह है कि जितने भी एग्रीकल्चर के इनपुट्स हैं, चाहे वो DAP हो, यूरिया हो, फॉस्फेट हो, हेर्बिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, बीज हो, पानी हो, सबके लिए पैसा चाहिए होता है। और पैसे इतने ज़्यादा मांग रहे हैं कि अब किसान के लिए मुनाफा कमाना तो नामुमकिन ही हो गया, जिसकी आधे 6 दिन गुजर चुके हैं। किसान इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, उनसे आके मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कहता है आपके मुतालबात हम मंजूर करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। हकीकत यह होता कुछ नहीं है, बेचारे वहीं बैठे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महमूद उल हक बुखारी साहब, चेयरमैन किसान फाउंडेशन, और धरने की इस वक्त क्या सूरत हाल है हम उनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपको लगता है कि आपके धरने कामयाब होंगे? क्योंकि ये वो कान तो धर नहीं रहे हैं, आपके मुतालबात तो मान नहीं रहे हैं, आपसे आते हैं, आपको लॉलीपॉप देते चले जाते हैं, तो आपको लगता है कुछ होगा इस एहतजाज से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तलहा और वर्दा और बोल TV का। गुजारिश ये है कि हम वो कम्युनिटी हैं जो इस मुल्क को अनाज मुहैया करते हैं, सबको खिलाते हैं, वो है गर्मी और सर्दी में जी काम करते हैं तलहा। हम वो लोग हैं जो इस सनत का पहिया चलाते हैं, हम वो लोग हैं जो इंडस्ट्री का पहिया चलाते हैं। आप ये देखें कि मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि सब हम किताबों में पढ़ते रहे हैं कि जो ज़राअत है वो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी पे इतनी ज़रबें तलहा लगाई हैं कि आप ये देखें कि वो पैरालाइज हो गई, और आखिरकार मजबूर होकर हमें एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। और आपने देखा कि हुकूमत का रवैया इंतहाई गैर संजीदा है,
और ये उस तबके के साथ किया जा रहा है कि अगर वो एक दिन भी जो है वो अनाज रोक ले। आपकी सब्जियां आप देखें कि कितनी महंगी हो गई हैं। आप ये देखें कि आपके आज आटे का क्या भाव है। तो अगर किसान भी काम करना बंद कर दें तो फिर क्या मंजर बनेगा, क्या होगा। तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए और हुकूमत को हमारे इन मुतालबात को संजीदगी से लेना चाहिए। और ये जो धमकी धौंस और ये हरगिज काम नहीं आएगी। महमूद साहब, मैं आपको चीज बताऊं, आप लोग काफी वक्त से अपनी आवाज उठा रहे हैं, आपकी आवाज कोई सुन नहीं रहा। वजह यह है कि आपकी अपनी सफों में बड़े बड़े ऐसे ज़राई माहिर और बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं जो ज़राअत से जुड़े हैं, वो खुद सियासत में हैं इन्वॉल्व और डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो किसान की आवाज़ उठाना छोड़ देते हैं। वरना इस बात में कोई शक नहीं है कि ऐसी बहुत हजारों एकड़ ज़मीनें हैं जहां पानी खड़ा रहा है, जहां हर बार गंदम उगाई जाती थी, लेकिन अगले 2 साल तक वहां गंदम नहीं उगाई जाएगी। 100 साल पुराने बाग तबाह हो गए हैं। फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है पूरी दुनिया का, और हमारे किसान जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, पर हमारे किसानों को रिलीफ देना हुक्मरानों की तरजीह में नहीं है। महमूद साहब, वो तरजीह में कैसे आएगा? आप लोग तो बहुत कम तादाद में हैं। जी तला मैं बताऊं, मैं गुजारिश ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ज़राअत से रोजगार जुड़ा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 48% आप देखें कि रोजगार ज़राअत से जुड़ा हुआ है। आपकी जो पिकिंग है वो मजदूर करता है, आपका जो गन्ने की छिलाई मजदूर करता है, आपकी गंदम की कटाई मजदूर करता है, आपकी लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन मजदूर करता है। ज़राअत से जुड़ा हुआ है। आपकी सनत जुड़ी हुई है, आपके ट्रैक्टर इंडस्ट्री ज़राअत से चलती है, आपकी फर्टिलाइजर ज़राअत से चलती है, आपकी पेस्टिसाइड ज़राअत से चलती है। आपके एक गरीब की जो रेहड़ी लगाता है, जो अपना प्याज, आलू, सब्जी, गाजर, मूली तक बेचता है। साहब, आप कह रहे हैं कि हर्बिसाइड और आपका डीएपी और यूरिया तो स्मगल भी हो जाता है सर, ज़राअत में नहीं भी जाए तो वो स्मगल करके कमा लेते हैं उससे। जी मैं आपको बताता हूं कि हुकूमतों की ये तरजीह नहीं है और ये जो क्रॉप है ये पॉलिटिकल हो गई है। जिस तरह आपने कहा कि वो जुड़े हुए हैं, दुरुस्त कहा आपने, ये पॉलिटिकल क्रॉप है। और इसके साथ क्योंकि फैक्ट्रीज उन लोगों की है, सनतें उन लोगों की हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि इस सैलाब के अंदर कितना बड़ा नुकसान हुआ है और वो किसानों का हुआ है, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आप ये बताएं कि आप देखें कि 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें, उसका अगर आप तखमीना लगाएं तो कई 100 अरब रुपए जो है वो किसानों के डूबे। 10 लाख जानवर, कोई पूछने वाला नहीं है और कोई देने वाला नहीं है। और आने वाला वक्त जो है वो आपके सामने खड़ा है कि आज आपको आटा 120-135 रुपए में मिल रहा है। क्यों? जबकि आपकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कहती है कि गंदम की कमी नहीं है। फिर आप अगर कमी नहीं है तो फिर ये भी हुकूमत की जो है नाहिली और नालायकी है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और दूसरा ये है कि आपने खाद की बात की। अच्छा महमूद साहब, आपकी तरफ आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं अलादिता खान, हमारे रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद का रुख करते हैं, उनसे मजीद अपडेट्स जानते हैं कि क्या अपडेट है वहाँ पे। जी अलादिता, बताइएगा। अलादिता, आपको आवाज़ आ रही है? क्या आप सुन सकते हैं? बिल्कुल, छठा रोज़ है किसानों का एहतजाजी धरना जारी है। जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। किसानों का छठा रोज़ है, आज एहतजाजी धरना इस्लामाबाद में जारी है। लोग घर बार छोड़कर, अपनी फसलें छोड़कर इस वक्त सड़कों पे बैठे हैं, जहां पर एक दिन और एक रात गुजारना भी मुश्किल है। सख्त मौसम हो, रात हो, बारिशें आई हैं, लेकिन किसान अपने मुतालबात के लिए डटे हुए हैं। हुकूमत ने नोटिफिकेशन देकर 2 रोज़ पहले किसानों को लॉलीपॉप देने की कोशिश भी की, लेकिन किसानों ने उस नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि किसानों का कहना है कि जितने बिजली के बिल अब आ रहे हैं वो हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिल हम अदा कर सकें। क्योंकि पहले जो बिजली की कास्ट थी 8 रुपये 45 पैसे थी पीटीआई के दौर में, जो बिल हज़ारों में सिर्फ आते थे, अब उसकी कीमत बढ़कर 30 से 35 रुपये फ़ी यूनिट हो चुकी है। किसानों का कहना है कि अब हम ये बिल अदा नहीं कर सकते, जानवर भी फ़रोख्त करें
इन बिलों को हम अदा नहीं कर सकते। आज वज़ीर आज़म का किसान कमेटी के साथ वादा है कि कमेटी बनाई जाएगी हुकूमती, वो फिनांस डिवीज़न की भी होगी, पावर डिवीज़न की भी होगी, और वो बैठकर आपके जो मुतालबात हैं उसके ऊपर। अल्लाह देता, हम जानते हैं हुक्मरानों को कमेटी खेलने का बहुत शौक है, वक्त की कमी है अल्लाह देता, यकीनन वो वादे करते हैं, फिर कमेटी खेलते हैं, फिर JIT बनाते हैं, निकलता कुछ नहीं है, रिजल्ट कुछ नहीं आता। थैंक यू सो वेरी मच फॉर अपडेटिंग। मैं आखिर में एक सवाल करना चाहूंगी महमूद साहब से। महमूद साहब, ये बताइए, आपने हुकूमत का शिकवा किया कि हुकूमत कभी भी किसानों को तरजीह नहीं देती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में क्या किसानों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था, और आप उस वक्त आपकी एग्रीकल्चर रेट क्या था और अब कितना फ़र्क आया है इस हुकूमत के आने के बाद? जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी वरदा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इमरान खान की हुकूमत में किसान अपने पांव पे खड़े हो गए थे। पूछिए किस तरह से, मैं दलील के साथ बात कर रहा हूँ। आप ये देखें कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई और उन्होंने हमें वज़ीर आज़म हाउस बुलाया, हमसे पूछा, हमसे मशवरा किया, और उसके बाद आप देखें कि गन्ने की कीमत में 45 रुपए 3 सालों के अंदर इजाफा हुआ। तला जानते हैं, ये काश्तकार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं कि 45 रुपए अगर 1000 मन 1 एकड़ में से आती है तो 45,000 रुपए किसान की जेब में गया। इसी तरह गंदम के अंदर जो है वो 600-700 रुपए इजाफा किया। वो अगर 40 मन फी एवरेज में लगाऊं तो उसमें किसान को बचा। इसी तरह चावल की फसल में किसान को बचा, मकाई की फसल में। हमें वो जो इनपुट्स महंगी हुई, आप यहाँ ये भी मैं बताता जाऊं कि आपके नेबर कंट्री में DAP खाद जो है वो 3900 रुपए की है। जुल्म देखिए कि मेरे मुल्क के अंदर 14,000 रुपए की है, वहां पे जो यूरिया है वो 850-900 रुपए की है, और यहाँ पे जो यूरिया है वो 2700-2600 रुपए, और ब्लैक के अंदर भी नहीं मिल रही। अल्लाह अकबर। महमूद साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। महमूद साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारे किसानों की मुश्किलात कम करे, हुक्मरानों को होश के नाखून दे। अल्लाह देता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि मुल्क को अगर अभी उनकी मुश्किलात दूर नहीं की गई तो इस सैलाबी सूरत हाल ने इतना नुकसान कर दिया है कि फिर रेडी रहिएगा, जब टमाटर 1000 रुपए किलो होगा, आलू प्याज 1000 रुपए किलो होगा, मुर्गी नायाब हो जाएगी और खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। खैर, इसी के साथ ही ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। और तलहा, अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं एक फैक्ट डिस्कस करने वाली हूँ, आपसे बताने भी वाली हूँ हमारे व्यूअर्स को भी, कि खुद से बात करना और खुद ही में जीना ये शायद एक ऐसा मर्ज है जिसमें ज़्यादातर अफराद मुब्तला होते हैं। तलहा, बहुत से लोगों को आदत होती है कि अपने आप से वो खुद बातें करते हैं, अपने सवाल के खुद ही जवाब देते हैं। ये वो लोग होते हैं ना जिनके गिर्द चांद और सूरज घूम रहा होता है और वो मैं में ज़्यादा यकीन रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लेकिन इस चीज़ को अगर हम पॉजिटिव अंदाज में देखें कि खुद से बात करें, अपनी शख्सियत को निखारें, तो ये आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ साबित होती है। लेकिन अगर इसको आप नेगेटिव वे में लेके चले जाएं और फिर आप यही सोचें कि जी सब कुछ हमने ही करना है या मैं ही कर सकता हूँ, या फिर किसी और की ना सुने, अपने आप से ही बात करें, वो पर्सनालिटी आप पे हावी हो जाए, तो ये चीज़ बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, जिसे हम कहते हैं कि ड्यूअल पर्सनालिटी या स्प्लिट पर्सनालिटी में भी हम स्किज़ोफ्रेनिया कहलाती है ये बीमारी। एग्जैक्टली, ये कहलाती है। और इसी तरीके से लेकिन हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है तला इस टॉपिक को लेके, जो कि है कौन कर सकता है ये एक्टर। आप मुझे बताएं कौन से ऐसे एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री में जो हमेशा एक नए टॉपिक के ऊपर मूवी लेके आते हैं, जो एक आवाम के लिए एक मैसेज होता है हमेशा। मोहसिन अब्बास हैदर, उनकी 1 अक्टूबर को एक मूवी रिलीज हुई है जो कि जिसका नाम है मैं शाहरुख खान हूँ। उसमें वो अपने आप से बातें करते हैं और बाकायदा उसमें यार ये तो शायद लोधी बनना चाह रहे हैं। मोहसिन ने पूछना पड़ेगा इनसे क्या वजह है कि शाहरुख खान के अंदाज में नजर भी आए इस मूवी में तला। तो मोहसिन अब्बास हैदर हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं मोहसिन? ऑल गुड परफेक्ट। मोहसिन का मूड मुझे कुछ सीरियस लग रहा है आज तो सुबह अच्छी नहीं हुई, या तो ब्रेकफास्ट सही नहीं मिला है। मोहसिन, क्या वजह है कि आपका मूड इतना सीरियस है? It's too early for you to wake up। अरे यार, आप तो सुबह सवेरे जिम जाते हैं 6 बजे ब्रो। लास्ट टाइम आपको मैंने देखा था 6 बजे आप जिम से होकर आए थे। नो, आई हैव अ फ्लाइट, सो इस वजह से मैं बस सो सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। मोहसिन, टेल अस अबाउट ये क्या आपने नाम रखा है, सुना है सारे रोल आपने किए हैं। हाँ जी, ये बड़ा इत्तेफाक है कि किसी भी एक्टर के लिए मुझे लगता है कि ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है कि जब उसको एक ही प्रोजेक्ट में 5 से जायद या 1 से भी जायद किरदार करने का मौका मिलता है। तो अब तक मेरे ख्याल में डुप्लीकेट तक तो बात चलती थी, 3 किरदार भी शायद ही मैंने देखे हों, लेकिन हाँ इसमें हम 5 किरदार कर रहे हैं। और इसका अछूता जो नाम है मैं शाहरुख खान हूँ, ये
मेरे ख्याल में इसने बहुत बज़ क्रिएट किया जब हम पहली बार आए। इंडिया में भी सरहद पार भी बहुत से लोगों को लगा कि शायद बायोपिक बनने जा रही है शाहरुख खान साहब पे। ऑल्दो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मद्दाम हूँ, और आई विश कि मैं उनकी बायोपिक में होता, लेकिन ये उनकी बायोपिक नहीं है, ये उनके एक फैन के हवाले से है। क्योंकि शाहरुख खान साहब एक कैफियत का नाम है जो कि हर उनके बाद के इरा के हर एक्टर पे तारी रहे, और फिर उन्होंने किस तरह से उस शख्स की अपनी शनाख्त को ओवरशैडो हो गए उसके ऊपर, और उसको मध्यम करके और उस पे तारी हो गए, और कैसे उसका अपना करियर, उसकी अपनी शनाख्त, उसके अपने घर वालों की शनाख्त हो गई। तो इस हवाले से ये एक फिल्म सही ट्रू। अच्छा मोहसिन, इसमें आपने बाकायदा शाहरुख खान की एक्टिंग भी की है ना, उनका एक फेमस डायलॉग का जो उनका अंदाज है किरण का, उस अंदाज में आपने काफ़ी सारे डायलॉग्स भी बोले हैं, और ये आपके लिए एक बहुत ही एक चैलेंजिंग होगा कि अपने आप को प्रूफ करना प्रॉपर तरीके से कि सबकी नज़र आप पे होगी इस पर कैसे आप उनको इनैक्ट करते हैं। तो उस अंदाज में कोई एक डायलॉग हो जाए फेमस। तुम्हें क्या लगता है कि मैं शाहरुख खान को बायोपिक है? नहीं है, बायोपिक नहीं है। बेसिकली इट्स नॉट अ बायोपिक। ये सबसे बड़ा एक बहस चल रही थी सोशल मीडिया पे कि ये बायोपिक करने जा रहे हैं और वो मोहसिन अब्बास सैयद तो शाहरुख खान की तरह दिखते नहीं है और ये वो। सो इट्स नॉट अ बायोपिक। आप पहले प्लीज देख लिया करें किसी चीज को, उसके बाद उस पर राय कायम करें। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक जितना भी हमें रिस्पॉन्स आया है वो बड़ा ओवरवेलमिंग है, और क्रिटिकली हमें उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इंडस्ट्री के बहुत से सीनियर एक्टर्स जो हैं उन्होंने तारीफी कलमात भेजे, वॉइस नोट्स भेजे, एंड आई फील सो ऑनर्ड कि क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस था कि एक किरदार की झलक दूसरे में नजर आना शुरू हो जाए और दूसरे की तीसरे में ना आए, तो बड़ा मोहसिन, आपके टैलेंट से पूरी कौम वाकिफ है। हम जानते हैं कि माशाल्लाह आप जिस भी रोल में जाते हैं ढल जाते हैं। माय क्वेश्चन टू यू इज दिस अ शॉर्ट मूवी, इज दिस अ लॉन्ग मूवी, वेयर कैन वी सी दिस, व्हेन कैन वी सी दिस? और जॉनरा क्या है? सीरियस है, ह्यूमर है, एक्शन है? बेसिकली आयरिस एंटरटेनमेंट पे ये रिलीज होने जा रही है, एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और आप उनके चैनल पे जाकर ये देख सकते हैं। इट्स अ शॉर्ट फिल्म, और ये एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मुझ जैसा एक्टर और मुझ जैसे जितने भी एक्टर्स हम इंतजार कर रहे हैं जो रिवायती ड्रामास करते हैं, लेकिन उनके अंदर का एक्टर जो है वो कहीं ना कहीं क्रेव कर रहा होता है, उसको क्रेविंग हो रही होती है कि कोई ऑफ बीट सब्जेक्ट आए, कोई टेढ़ी सी चीज आए जिसको करने में मजा आए, लुत्फ आए। तो यकीनन ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि ऑलरेडी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, हमारे यहाँ थोड़े से सुस्त हैं, लेकिन बहुत मजे की फिल्म ऑलरेडी बन रही हैं जो कि ऑस्कर्स तक की रसाई पा रही हैं। इस मौके पर मैं जॉयलैंड की पूरी टीम को मुबारकबाद देना जरूर चाहूंगा। सो इस तरह से ये, और जॉनरा आपने पूछा, इसका जॉनरा जो है ये बेसिकली एक समझ लीजिए साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और संजीदा टॉपिक है। कॉमिक एलिमेंट, आपको एक किरदार है हमारा इसमें। मोहसिन, रीजन क्या था एक साइकोलॉजिकल टॉपिक बनाने का? क्योंकि बहुत से अदाकार हैं हमारी इंडस्ट्री में भी, और बल्कि अदाकारों से हटकर भी अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक वक्त में बहुत सी पर्सनालिटीज जीते हैं। जैसे आप भी फरमा रही थी कुछ देर पहले कि अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो बहुत से लोग, जैसे अगर मैं इसको इस तरह से देखने की कोशिश करूं कि अपने घरों से दूर रहते हैं, परदेश में रहते हैं, तो वहां पर उनके फैसले करना, उनको अपने आप से बात करना, या उनको एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना उसकी आदत हो जाती है। तो वो उनकी मजबूरी भी बन जाता है और वही उनकी स्ट्रेंथ भी बन जाता है जब उनको अपने साथ रहने की आदत होती है और उनको लेकिन जब आप इसको एक बीमारी बना लेते हैं, जब आप अपने मैं में चले जाते हैं, जब आपको लगता है कि मेरे अलावा इस कायनात में और कुछ नहीं है और मैं ही अपने कुल हूँ, तब ये आपके नुकसान माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में मोहसिन, you didn't, वो कहते हैं अंग्रेजी में, you didn't say anything in particular but you said it really well। जो आप पहली एग्जांपल देने जा रहे थे उससे अक्लमंद को इशारा मिल गया। यकीनन साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर तो आप जानते ही हैं बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो एक्सप्रेशनलिस्ट होते हैं, बिल्कुल एक्सप्रेशनलिस्ट होते हैं, कोई एक्सप्रेशन होता ही नहीं उनके चेहरे पे, फिर भी नंबर 1 एक्टर होते हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी होती हैं जिनमें कोई टैलेंट ही नहीं होता लेकिन फिर भी जो है वो टॉप मॉडल, टॉप एक्ट्रेस बन जाती हैं। तो एक अजीब सी हमारी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि वो रिवायती मौरूसी एंटरटेनमेंट चल रही है। नथिंग न्यू इज बीइंग डन। ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं नहीं कह रही है, आपने कहा। लेकिन ऑल द बेस्ट टू यू मोहसिन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी, Any other message you want to give? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं मोहसिन जी?
I was just saying कि ये मैं कहना चाहता हूँ जो आपने कहा है मेरी जबान बन के, लेकिन मैं पर्सनली ये बात फिलहाल नहीं कह रहा, लेकिन हाँ ऐसे बहुत से मसाइल हैं हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग, एक छोटा सा पैगाम, शायद ये मोटिवेशनल नहीं है लेकिन ये मेरी इंडस्ट्री के लिए जरूर है। जब आप कास्टिंग करते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, तो और किसी मखसूस जबान के हवाले से अगर आप एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं या एक ड्रामा बनाना चाहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए या तो आप उस जबान के माहिर अदाकारों को उसमें कास्ट कीजिए, या फिर आप अपने उन अदाकारों को, अगर आपने मेन स्ट्रीम सुपरस्टार्स लेने हैं तो उनको कहिए कि मेहनत करें उस जबान पे, जैसे कि इंटरनेशनली होता है। अगर मुझे कहने में कोई याद नहीं है, जैसे ऋतिक साहब ने एक फिल्म की थी जिसमें वो मैथमेटिशियन बने थे, तो उन्होंने वो एक्सेंट सीखा। अगर आप उसका बीटीएस देखें तो उन्होंने टीचर हायर किया जो उस जबान को उनको सिखा रहा था। तो मेरी गुजारिश है हमारे भी अदाकारों से कि अगर आप फॉलोवर्स के साथ फिल्म कर रहे हैं तो प्लीज अपने काम पे भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि वो काम लेकिन मोहसिन हमारे यहाँ इतने बड़े-बड़े बजट्स नहीं होते ना मूवीज के, प्रोजेक्ट्स के, वहाँ पे तो इतने बड़े बजट होते हैं कि सब कुछ करवाते हैं। नो देखिए मैं गुजारिश करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ, जैसे लेट्स से कि मैं अभी मैं रिवील कर देता हूँ, हल्का सा हिंट देके आपको, एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ जिसमें कि मुझे इंडियन पंजाबी सिखों वाली पंजाबी दरकार है, जबकि मेरी अपनी पंजाबी भी अच्छी है, लेकिन बावजूद इसके मैं रोज होमवर्क करता हूँ, उनके प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, उनकी जबान सीखता हूँ, नए अल्फाज सीखता हूँ। तो मेरी गुजारिश है कि जब भी आपके पास कोई आर नहीं होती, आपके पास कोई उज़र नहीं है, आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए अपने काम की, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप, नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली जब आपने ऑन स्क्रीन आना तो आप दरवाजे खटखटा के लोगों को नहीं बता सकते कि ओ एक्चुअली मुझे ये प्रॉब्लम था इसलिए मैं अच्छा नहीं कर सका। ऑडियंस आपको कहेगी कि नहीं अब नहीं। ट्रू मोहसिन अब्बास हैदर जो है वो मेरी तरह मौलाई है, तो झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकते, जो दिल में होता है वही जुबान पे होता है। मोहसिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने मुझे वक्त दे दिया है। वो सवाल ये है, क्या वजह है कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पॉजिटिव मैसेजेस के साथ चीजें नहीं बनती हैं, ऐसी चीजें नहीं बनती हैं जो हमारी सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाले? ज्यादातर वही लव स्टोरी, वही लव ट्रायंगल, वही चल रहा होता है। और आजकल तो ड्रामे ऐसे बन गए कि ससुर अपनी बहू पे लाइन मार रहा है, देवर अपनी भाभी पे लाइन मार रहा है। अल्लाह माफ करे मोहसिन। देखिए बहैसियत अदाकार मैं खुद इस चीज को लेके काफी शर्मिंदा होता हूं और मैं बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स को इनकार भी करने की कोशिश करता हूं, और जिसको मैंने अभी रिसेंटली भी किया है माशाल्लाह। मैं कोशिश तो करता हूं कि हम कुछ अछूता, कुछ तो मुख्तलिफ करने की कोशिश करें, लेकिन अब चूंकि जब आपको एक इंडस्ट्री जिसको आप कहते हैं, जिसको नोमी भाई भी कहते थे कि एक फैक्ट्री है, अल्लाह पाक नोमी भाई को जिंदगी दें, नुमान एजाज साहब की बात कर रहा हूँ, सारे मोहतरम में जो हमारे, एक फैक्ट्री है क्योंकि इतने चैनल्स बन गए कि उनका पेट भरना है आपको। तो जब आपको पेट भरना है तो आप क्रिएटिव प्रोसेस से बहुत दूर हो जाते हैं और आपको सिर्फ रन ऑफ द मिल जो ऑडियंस देख रही है उन ड्रामों की रेटिंग्स आती हैं, ऑडियंस देखती है, ऑडियंस उनको सराहती है, ऑडियंस उनको डिस्कस करती है, तो फिर चैनल जो है या प्रोड्यूसर जो है वो सेफ खेलने की कोशिश करता है। जैसे हमारी सिनेमा इंडस्ट्री जो है ऑडियंस को घर से निकाल के सिनेमा तक लाना एक मुअम्मा है इस वक्त, अब वो नहीं आ रहे, तो वो रोम कॉम उनके मुंह को लगाया हमने, अब वो रोम कॉम से भी तंग आ चुके हैं, अब उनको कुछ और चाहिए है। सो लेट्स सी कि हम उनको अब सिर्फ आप सुपर हीरो मूवीज देखने के लिए सिनेमा जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे याद नहीं पड़ता इतनी महंगी टिकट लेके आप पाकिस्तानी किसी फिल्म को आखिरी मैंने देखा हूँ। तो मेरी गुजारिश ये है कि अब ड्रामास इस तरह के यकीनन बन रहे हैं, जैसे अगर आप मेरे करियर पे नजर डालने की कोशिश करें तो मुकाबिल से लेके उसमें हम चाइल्ड अब्यूज की बात कर रहे थे, अगर हम मेरी गुड़िया की बात करें तो उसमें हमने एक जो हमारे माशरे का एक बहुत अलमिया है और एक अहम पहलू है कि हमारे जितने भी चाइल्ड अब्यूजर्स हैं उनका क्या अंजाम होना चाहिए। तो हम कोशिश तो करते हैं कि इसी काम के बीच में जहाँ पर सास बहू के ड्रामे हैं या कौन किस पे लाइन मार रहा है खुदा ना खास्ता, उसके बीच में कहीं कोई अच्छा पैगाम, कोई अच्छी बात निकल जाए। सही मोहसिन, ये बताएं, कोशिश करते हैं बाकी आगे सबको, हम हर किसी को एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, सोच होती हैं, उसी हिसाब से सब लोग चल रहे होते हैं। मोहसिन बैक टू द मूवी, इस मूवीज में कोई ऐसा, क्योंकि आपने 5 कैरेक्टर प्ले किए हैं एक साथ, कोई एक ऐसा सीन जो करने में सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल पेश आई हो या बार बार आपने करने की कोशिश की हो या अलग से उसकी रिहर्सल की हो? अच्छा, बेसिकली बदर महमूद साहब इसके डायरेक्टर हैं। जब ये फिल्म मेरे पास आई तो मेरे लिए सबसे पहले इसको हाँ करने की वजह ये थी कि मुझे 5 किरदार करने हैं, इसमें कोई और एक्टर नहीं है और मेरे लिए चैलेंजिंग था काफी। तो मैं एक रात पहले जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा था कि इस एक्टर की, इस किरदार की ये टोन होगी, इसकी ये टोन होगी। अगली सुबह जब मैं पहुंचा तो मैंने बदर भाई को कहा, मैंने बदर साहब की मैं बना कर लाया हूँ टोन्स, तो ही वाज वेरी हैप्पी कि आप होमवर्क करके आए हैं, हमें तो बड़ी खुशी है और उनको अच्छा भी लगा और उन्होंने कहा वो गुड टू गो। अब अच्छा, ये पूरी फिल्म करना ही एक चैलेंज था और मुश्किल था। उसकी वजह ये है कि पूरा स्क्रिप्ट एक आदमी को याद करना, पूरा मोनोलॉग्स थे बहुत बड़े बड़े, वो एक आदमी को याद करने हैं, एक किरदार से दूसरे किरदार में शिफ्ट होना है और एक शख्स है जो और वो सब इमेजिनरी हैं,
और वो एक कोट पहनता है तो वो वकील बन जाता है, वो अपनी शर्ट के ऊपर एक शर्ट पहन के पुलिस वाला बन जाता है, फिर वो जज भी खुद ही बन जाता है, तो खुद ही मुंसिफ है, खुद ही मुजरिम है, खुद ही वकील है। तो इस तरह से वो इस सारे सिनेरियो में चल रहा है और इसको बड़ा खूबसूरती से फिल्माया भी बदर भाई ने। और मुझे करने में तो दिक्कत आई क्योंकि एक ही दिन में हम लोगों ने ये शूट किया, लेकिन लुत्फ भी बहुत आया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी हमारी टीम की तरह प्रेशर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हूं। क्या मतलब मोहसिन एक ही दिन में शूट किया? एक ही दिन में पूरी 20 मिनट की मूवी शूट पूरी 20 मिनट की मूवी एक ही दिन में शूट किया मोहसिन? वाओ जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच। और हमारी दुआ है कि आगे आपका जो नए आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मजीद उनको कामयाबी मिले और आपको मजीद और कामयाबी मिले। ये आपकी मूवी रिलीज हो चुकी है 1 अक्टूबर को और ये वेब पे अवेलेबल है, राइट? यूट्यूब पे भी आ गई है? बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल ऐसे आइरिस एंटरटेनमेंट। जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच मोहसिन। सेफ ट्रैवल ब्रो, अल्लाह आपको खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंचने। पाकिस्तान के वो टैलेंट, वो एक्टर्स जो सच कहते हैं, सच का सहारा लेते हैं और यकीनन अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, ना सिर्फ वो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिससे पैसा कमाया जाए, वो ही पुरानी घिसी पिटी सी लाइन, वो ही पुरानी सी लव स्टोरी, वो ही पुराने से अजीब से लव ट्रायंगल लेकर जो है, क्योंकि बिकता है ना भाई, तो बस वही बनाना है, कुछ अच्छा बनाना थोड़ी ना, हम वही करते रहेंगे जो पहले से हमारे बाप दादा करते आए हैं। बट आई मस्ट अप्रिशिएट तलहा, मोहसिन अब्बास के ज़्यादातर प्रोजेक्ट इस तरह के होते हैं जो हमेशा हमारी आवाम के लिए कोई एक मैसेज दे के जाते हैं, कोई एक छाप छोड़ के जाते हैं, एक इंसान सोचता है कि भाई वाकई ऐसा होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं तलहा और चलते हैं आपकी फेवरेट सेगमेंट की तरफ। जाए आप सितारों पे जाए, मैं जमीन पे रहूंगा। सितारों पे, मैं भी जमीन पे ही रह के सितारों के हाल चाल पूछती हूँ। तो चलते हैं अपने सेगमेंट बोल प्रेडिक्शन की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं आज वंस अगेन वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट आगा बहेश्ती साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। वेलकम कहेंगे उनको अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। बहेश्ती साहब क्या आप हमारे साथ हैं? आप सुन सकते हैं? ओके, लाइन ड्रॉप हो गई है। हम दोबारा से कोशिश करते हैं कि बहेश्ती साहब को हम अपने साथ लाइन पे ले लें और फिर आपको आगाह करें सितारों की सूरत हाल से। फिलहाल तला, आप इस चीज़ को नहीं मानते, बहुत से लोग नहीं भी मानते, लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि इससे गाइडेंस ली जाती है। वरदा यकीनन एक दफ़ा मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया। वो अपने घोड़े पे सवार होकर जा रहे थे किसी मुकाबला करने के लिए एक जंग में, और कहा कि आपके सितारे गर्दिश में आप ना जाएं। तो मौला कायनात ने कहा आप देखते हैं कि सितारे बचते हैं या मैं, और यही हुआ। सितारे कहीं चले गए, मौला कायनात फतह समेट के जब वापस आया तो उस शख्स से पूछा क्या हुआ सितारों का? कहते हैं आप जैसे निकले सितारे घूम गए। तो ये सितारे मेरे रब के कंट्रोल में है, रब राजी थे सब राजी। अगर रब राजी है तो ये सितारे भी आपके साथ राजी होंगे, जहां रब चाहेगा वहीं जाएंगे। बाकी इनके रब को राजी करने के लिए आप जब दुआ मांगे, दुआ के लिए हाथ उठाएं, सजदे में जाएं, अता से दुआ करें तो आपका रब बेशक आपसे राजी हो जाता है। आगा बहेश्ती साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। बहेश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? जी बेशक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। बहेश्ती साहब बताइएगा सितारे क्या कहते हैं? आज के हफ्ते का पहला दिन है तो सितारों की जरा चाल ढाल देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। सूरज ग्रहण भी आने वाला है, तो कौन से सितारे बेहतर हैं और कौन से नहीं? अच्छा देखिए, सितारों में तो पाकिस्तान के सितारे इस वक्त जवाल की कैफियत पर है और खुसूसन हुक्मरान के जो सितारे हैं वो इस वक्त परेशानी और मसाइल और मुश्किलात से गुजर रहे हैं और दिन ब दिन जो है वो शहबाज शरीफ और उनकी टीम के मसाइल की निशानदही हो रही है। और साथ साथ ये जवाल की कैफियत अगले साल मार्च तक नज़र आ रहा है और मुझे लगता है इस दौरान काफ़ी हद तक बहुत मसाइल होंगे। अगले ये जो 20 दिन आ रहे हैं ये बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। एक जोजान सितारा है वो इस वक्त दाखिल हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर और जिससे हुक्मरानों के लिए मुश्किलात है, उनके मुखालिफिन के लिए, जो भी हुक्मरान हैं उनके मुखालिफिन के लिए आसानियाँ हैं, कामयाबियाँ हैं और सितारे बुलंद होते हुए। मैं इमरान खान के सितारे को चेक कर रहा था, उससे नजर आ रहा है यकीनन इस वक्त इमरान खान के सितारा बुलंदियों की तरफ परवास कर रहा है। सही। अच्छा बहेश्ती साहब ये बताइए कि हुकूमत काफ़ी कोशिश कर रही है, उनकी ख्वाहिश है जब से हुकूमत आई है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको जेल भेज दिया जाए। उनके ऊपर मल्टीपल केसेस बना दिए उन लोगों ने। अभी भी रिसेंटली 2 दिन पहले हमने देखा कि गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए थे, फिर बेल मिल गई उनको, आवाम पहुँच गई, पुलिस बनीगाला के बाहर खड़ी हुई थी। तो क्या हुकूमत की ये ख्वाहिश पूरी होगी? वो अब मजीद क्या केसेस करना चाहेंगे, मजीद और केसेस मुलझा के रखेंगे खान साहब को? वो ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनेंगे और नाअहल करने की भी कोशिश करेंगे और
जब ये अदलिया के पास जाएंगे तो मुझे लगता है क्योंकि इमरान खान नाअहल होते हुए नजर नहीं आ रहा है, बल्कि इमरान खान अगले वज़ीर आज़म नजर आ रहा है। अच्छा। जिस तरह 2007 में मैंने पेशन गोई की थी 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा, वहीं सितारे इमरान खान के इस वक्त उसके जायचे में मौजूद है। अगर नाअहल होना होता तो शायद इनके सितारे जवाल पे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये तमाम कोशिशें होंगे, गिरफ्तार भी होने के इम्कानात मौजूद है, मसाइल भी मुमकिन है, गिरफ्तार के इम्कानात मौजूद हैं। सितारे आपको लग रहा है कि इस तरह के सितारों आगे मामलात कोशिश पूरी करेंगे, मगर ये जो सितारों से जो चीजें नजर आ रही है वो इमरान खान के लिए जवाल नहीं है, बल्कि हुकूमत के लिए जवाल है और हुकूमत के लिए मुश्किलात है, जिससे लगता है कि इमरान खान अपनी जो मुद्दत है, जिनकी ये जो अपनी जो वक्त है वो बहुत पहले ही हासिल करने में कामयाब हो जाएगा और मसाइल और मुश्किलात से निकलेगा। और यकीनन इस वक्त इमरान खान के सितारे बुलंदियों पर है और शहबाज शरीफ के सितारे इस वक्त जवाल पर है। बशीर साहब, लेकिन खान साहब की तो एक ही डिमांड है कि जी फेयर एंड इलेक्शन करवाए जाए जल्द से जल्द, लेकिन हुकूमत तो इलेक्शन के मूड में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। वो तो अपनी मुद्दत पूरी करने के चक्कर में है और जो भी सैलाब की सूरत हाल चल रही है इस वक्त मुल्क में, इलेक्शन हो भी नहीं सकते। तो क्या लग रहा है आपको कि इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे? क्या खान साहब थोड़ा सा रुक जाएंगे? तो पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे ये कहा था कि इलेक्शन तो खैर फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं और इलेक्शन मार्च के बाद ही नजर आ रहे हैं, तो फिलहाल इलेक्शन का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। मगर इस दौरान पाकिस्तान में बहुत तब्दीलियां होंगे, बहुत से चीजें होंगे। अनकरीब आने वाला अगले 2 महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है MQM भी अलग हो जाएगी, पाक पार्टी भी अलग हो जाएगी और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। ये महीना, जब हम इस महीने में दाखिल हो चुके हैं, ये महीना पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और बहुत से फैसले होने वाले हैं और बहुत जबरदस्त चीजें होने वाली है। और इसमें इमरान खान के सितारों पर ये जो हुकूमत के जो फैसले, इनका कोई असर होने वाला नहीं है। जी खान साहब लॉन्ग मार्च कब तक देंगे? मुझे लगता है कि खान साहब तकरीबन जो है वो अगले जो है 3-4 दिन में कोई फैसला करने वाले हैं, क्योंकि इमरान खान को अहम ऐलान का जो सितारे है, दोहल सितारा उसमें दाखिल है, कोई फैसला करने वाले 4 दिन में। मुझे लगता है ये हफ्ता 10 दिन में लॉन्ग मार्च भी हो जाएगा। आप खान साहब के बहुत करीबी होते हैं बशीर साहब, ये बताइए कि आगे लाहे अमल लॉन्ग मार्च का क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते और खान साहब का मुतालबा यही है कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, तो फिर वो किस बात पे अग्री होंगे, क्या डील बनेगी, क्या मुतालबात रखेंगे? देखिए, ये तो सितारों से हम ये सितारे देख के ये बता सकते हैं कि इमरान खान अपने बात मनवाने में कामयाब हो जाएगा। इसके ऊपर जो प्रेशर, जो मुकदमात बना रहे थे, उस पर हुकूमत पीछे हट जाएगी, बहुत से मामलात में एग्रीमेंट हो जाएंगे। सिर्फ एक बात तय है कि इमरान खान को अपनी सिक्योरिटी के ऊपर इंतहाई तवज्जो देना होगा और इंतहाई किसी सूरत में जनाब अली अपनी सिक्योरिटी के बारे में जो है वो कोताही नहीं करनी पड़ेगी और उनके जो भी जिम्मेदार हैं, जो इमरान खान की सिक्योरिटी के मामूर है, उनसे चाहिए कि उनको अपने सिक्योरिटी के ऊपर नजर रखें और ऐरा गहरे किसी को मिलने न दे। एहतियात के साथ इमरान खान को आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे तो इमरान खान के सितारे बुलंदियों पर है, सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से कुछ खदशात है जो यकीनन दूर होंगे इंशाअल्लाह ताला। सही, चलें, ये तो खान साहब के और मुल्क सितारों की बात हो गई। अब जरा हम दूसरे सितारों की तरफ आ जाते हैं जो हमारे नॉर्मल स्टार्स हैं। एरीज है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, उनके बारे में कुछ बताएं कि उनके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जी, ये जो हफ्ता है, क्योंकि ये 12 बुरुज के हिसाब से हम देखते हैं ना कि जिसमें दलु है, हमल है, हूत है, इस हवाले से देखते हैं, तो ये जो हफ्ता है अकरब वालों के लिए बहुत शानदार है। स्कॉर्पियो के लिए जो अकरब वालों के लिए, जी, उनके जायचे में जो अकरब है उनके मुश्किलात में कमी आएगी। जो मसाइल में कर्जदार है या कोई लोन या कारोबार या जिंदगी के बहुत से फैसले करने चाहते हैं या कोई वीजा के ख्वाहिशमंद है जिनके वीजे नहीं लगे हैं, ये महीने में इनके लिए बहुत शानदार चीजें नजर आती हैं। अलबत्ता हमल वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा वजनी है और एहतियात करें नए काम करने से, बहुत बहुत शुक्रिया बहेश्ती साहब, थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा साबित होगा, जबकि एरीज एहतियात का दामन रखें, वो थोड़ा सा संभल के चलें। और वाज़ेह कर दिया उन्होंने हमल वालों के लिए ये महीना जो है वो वजनी है थोड़ा सा, तो प्रोड्यूसर साहब ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक अच्छी खबर यह विमेन एशिया कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो मेरी ये दुआ है प्रोग्राम के अख्ताम पर कि क्या हमारी विमेन टीम मेंस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकती है।
और अगर वो ले ले तो शायद अच्छा परफॉर्म करके जीत के भी आ जाए। ये मर्द तो खेल नहीं रहे हैं, खवातीन को आगे करते हैं, वैसे ये लोग बोलते रहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते रहते हैं, वैसे खवातीन किसी भी खेल के मैदान हो चाहे कुछ भी हो, प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और वर्दा को इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।